वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। अस्सलाम वालेकुम ज़यान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो इरिज? ज़यान ने जो लैपटॉप पर बिजी था खुश अखलाकी से सलाम का जवाब देते हुए हाल तलब किया। ठीक हूँ भाई, मैं तो रोज़ ही यहाँ होती हूँ और आप हमेशा पूछते हैं कैसी हो। अरे चलो भाई ठीक है, अगर तुमको बुरा लगता है तो आइंदा नहीं पूछूंगा। अब खुश? ज़ियान ने इरिज को सताने के लिए नाराज़गी की एक्टिंग करते हुए कहा। नहीं नहीं भाई, मैं आपकी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ। इरिज जो ज़ियान के नाराज़ होने से घबरा गई थी सफाई देते हुए बोली। तो चंदा, मैं भी तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, आज तुम क्या लेकर आई हो? बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। ज़ियान ने इरिज की शर्मिंदगी दूर करने के लिए फ़ौरन ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया। जी ज़ियान भाई, आज मैंने पिज़्ज़ा और कच्चे कीमे के कोफ्ते बनाए हैं। टेस्ट करके बताएं कि कैसे बने हैं। इरेज ने अपने हाथ में पकड़ी दोनों डिशेस को ज़ियान के सामने मौजूद टेबल पर रखते हुए कहा। खुशबू तो बड़ी लजीज है आ रही है। ज़ियान ने पिज़्ज़ा को देखते हुए तारीफ़ी कलमात अदा किए, जिस पर इरेज के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़ियान भाई, आंटी अयान और सदफ कहाँ हैं? अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, अयान सो रहा है और सदफ रोटियां बना रही है। ज़ियान, जो कि पिज़्ज़ा और कोफ्ते खाने के लिए लैपटॉप ऑफ कर रहा था, मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। इतने में आंटी साबरा बेगम, ज़ियान की अम्मी, रोते हुए अयान को लेकर टीवी लाउंज में दाखिल हुई। इरिश ने इन्हें देखते ही सलाम किया और रोते हुए अयान को इनकी गोद से लेकर खुद से लगा लिया। अयान इसकी गोद का लम्स महसूस करके चुप हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा सो गया और इरिश इसे आंटी के रूम में लटाकर दोबारा टीवी लाउंज में आ गई। साबरा बेगम ने इरिज के सर पर हाथ फेरते हुए इसके माथे का बोसा लिया और मुस्कुराती आंखों से ढेर सारी दुआएं दी। क्या बात है इरिज, बड़ा प्यार हो रहा है दोनों में। सदफ रोटियां पकाकर फारिग हुई तो सीधी वहीं आ गई और अम्मी का इरिज को इस तरह प्यार करते देखकर जलने की एक्टिंग करते हुए बोली। इरिज है इतनी प्यारी और मासूम कि हर किसी को इस पर प्यार आ जाए। इरिज की बजाय साबरा बेगम ने जवाब दिया तो इरिज बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ओ इरिज की बच्ची, तेरा पिज़्ज़ा कहाँ है? सुबह तूने कहा था आज पिज़्ज़ा बनाएगी। सदफ को अचानक यूनिवर्सिटी में कही इरिज की बात याद आई तो इरिज के खाली हाथों को देखते हुए पूछा। ये रहा पिज़्ज़ा और साथ में कच्चे कीमे के कोफ्ते, ज़ियान भाई के फेवरेट। इरिज ने जल्दी से टेबल की तरफ इशारा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि सदफ इस पर चढ़ दौड़े। कहाँ का फेवरेट यार, जब से तूने कुकिंग कोर्स करके अच्छे अच्छे खाने बनाने शुरू किए हैं ज़ियान भाई का तो कुछ फेवरेट रहा ही नहीं है। इन्हें तो तेरे हाथ की बनी हर चीज़ ही पसंद है। सदफ ने दोनों डिशेस का मुआयना करते हुए कहा और साथ ही साथ प्लेट में निकालने लगी। इतने में ज़ियान भी टीवी लॉन्च में आ गया जो साबरा बेगम के अंदर आते ही लैपटॉप अपने कमरे में रखने चला गया था। फिर सब ने साथ बैठ डिनर किया। अब्दुल्ला साहब और नगमाना बेगम के 2 ही बेटे थे। इनका अपना कपड़े का कारखाना था जो तरक्की के लिए फैक्ट्री बन चुका था। इनका बड़ा बेटा अकबर अपने वालिद का हाथ बटाता था और छोटे बेटे अफजल को सिपाही बनने का जुनून की हद तक शौक था। अलबत्ता उन्होंने ये शौक पूरा भी कर लिया था। अकबर साहब की शादी अपनी खालाजाद बिल्किस बेगम से हुई थी। इनके 4 बच्चे थे, वकास, वहाब, नौशीन और सबसे छोटी अनशीन। जबकि अफजल साहब की शादी इनकी मर्जी के मुताबिक इनकी क्लास फेलो राबिया से की गई। अफजल साहब अपनी शादी से बहुत खुश थे। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर शादी के 1 माह बाद जब राबिया बेगम ने तलाक का मुतालबा किया तो अफजल साहब के साथ साथ इनके वालिदैन को भी शदीद सदमा लगा। राबिया का कहना था कि वो अपने किसी क्लास फेलो को पसंद करती है, मगर इनके वालिदैन ने इनकी शादी ज़बरदस्ती अफजल साहब से करवा दी। मगर अब वो मजीद इनके साथ नहीं रह सकती। अफजल साहब तलाक देने पर किसी तो राजी नहीं थे, जबकि राबिया बेगम हर सूरत में तलाक चाहती थी। इस लड़ाई झगड़े में एक दिन अब्दुल्ला साहब चुपचाप अपने खालके हकीके से जा मिले, मगर घर के माहौल में इनकी वफात से कोई तब्दीली नहीं आई। झगड़ों में मजीद इजाफा हो गया। इसी दौरान राबिया बेगम ने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर जब इन्हें अस्पताल ला गया तो पता चला कि राबिया बेगम माँ बनने वाली हैं और अपने इस बच्चे को मारने के लिए उन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं। अफजल साहब को ये सुनकर बड़ा दुख लगा। राबिया बेगम को खूब सुनाई, मगर इन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने बच्चे को मारने की 3 से 4 बार कोशिश की थी, जिसकी वजह से अफजल साहब को छुट्टियां लेकर इनकी निगरानी करने के लिए कराची आना पड़ा। राबिया की ऊटपटांग हरकतों के बावजूद इनके अंदर पलते वजूद पर आंच नहीं आई थी। बिल आखिर तंग आकर राबिया बेगम ने खाना पीना छोड़ दिया। अफजल साहब अपनी बीवी और होने वाले बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने राबिया बेगम के आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मौत मिन्नत की, मगर वह किसी तौर पर इनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार न थी। आखिरकार बीवी की इस कैफियत को देखते हुए उन्होंने कह दिया कि जिस दिन वो इनके बच्चे को जन्म देंगी इसी दिन अफजल साहब की तरफ से इन्हें तलाक हो जाएगी। अफजल साहब की इस बात को सुनकर राबिया बेगम बहुत खुश हुई और अपना बहुत ख्याल रखने लगी। राबिया बेगम बहुत खुश हुई और अपना बहुत ख्याल रखने लगी। और राबिया बेगम का ये बदला बदला रूप देखकर सब बहुत खुश थे, लेकिन खिलाफ तवक्को अफजल साहब का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नगमाना बेगम ने एक दिन बेटे से पूछ ही लिया। अफजल साहब को जब माँ की हमदर्दी मिली तो उन्होंने सब कुछ रो रो कर माँ से कह दिया। नगमाना बेगम से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके दिमाग की रग फट गई। 2 दिन बाद वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली।
अफजल साहब के यहाँ बेटी पैदा हुई थी। राबिया बेगम इस मासूम बच्ची को अफजल साहब की गोद में डालकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। इस एक साल में अफजल साहब की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला था। ज़िंदगी के सारे गम इसी एक साल में इन्हें मिले थे, मगर अपनी बेटी को देखने के बाद सारे गम एक तरफ हो गए थे। अपनी इस नन्ही परी का नाम उन्होंने इरिज देखा था और खुद से अहद किया था कि अब सिर्फ इस परी के लिए जिंदा रहना है। सईद साहब अफजल साहब के बड़े गहरे दोस्त थे और अपने दोस्त का दुख बांटने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। सईद साहब की बीवी साबरा बड़ी नेक खातून थी। इनके 3 बच्चे थे, सबसे बड़ी सायरा और फिर जयान और फिर सदफ, इरिज से 2 साल बड़ी। सईद साहब इस्लामाबाद में रहते थे। इरिज की पैदाइश के बाद अफजल साहब भी अपना कराची का घर छोड़कर इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो गए थे। अफजल साहब का घर सईद साहब के घर के बिल्कुल सामने ही रहा। अफजल साहब जब भी जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाते, इरिज को साबरा बेगम के घर ही छोड़कर जाते। साबरा बेगम और सईद साहब इरिज को अपनी औलाद की तरह चाहते थे। सायरा, जियान और सदफ भी इस नन्ही परी से बहुत प्यार करते थे। अफजल साहब के भाई और भाभी ने इरिज को बचपन ही में अपने बेटे वहाब के लिए मांग लिया था। इरिज 8 साल की थी जब सायरा आपी की शादी हुई। सदफ, इरिज और जियान तीनों ही बहुत खुश थे, मगर वलीमे के बाद जब सईद साहब किसी काम से सायरा को लेने गए तो रास्ते में ही एक बस वाले ने इन्हें मौत के हवाले कर दिया और पूरा जियान हाउस दर्दो गम से चूर चूर हो गया। जियान भाई चाय। इरिज जियान का रूम नॉक करके अंदर दाखिल हुई और जियान को देखा जो कभी कंप्यूटर पर तो कभी सामने रखी फाइल में बिजी था। रख दो इरिज, जियान ने काफ़ी मसरूफ़ अंदाज में कहा। भाई आप बिजी हैं? इरिज ने इसे मसरूफ़ देखकर आराम से पूछा। हाँ बहुत ज़्यादा, जियान ने जवाब दिया। ओके। इरिज जिस काम से आई थी इसे तरक करके वापस जाने के लिए पलटी। इरिज, जियान ने कुछ अंदाज़ा लगाकर इसे आवाज़ दी। जी भाई कोई काम था तुम्हें? जियान की नज़रें अब भी कंप्यूटर पर ही मरकूज थी। नहीं भाई, इरिज ने मुख्तसर से जवाब दिया। कोई काम है तो बता दो, मैं कर दूंगा फ्री होकर। भाई वो एक्चुअली कल मेरा पेपर है फिजिक्स का, एक क्वेश्चन समझना था। कल तुम्हारा पेपर है? जियान ने बगौर से देखते हुए कहा। जी। इरिज ने मुख्तसर सा जवाब दिया। और तुमने मुझे बताया नहीं? अगर मैं ना पूछता तो तुम बताती भी नहीं। जियान की तवज्जो मुकम्मल तौर पर इरिज पर ही थी। भाई आप बिजी थे इसलिए नहीं बताया। जियान के इस तरह डांटने पर इरिज ने सफाई पेश की। तो तुम कौन सी बच्ची हो जो तुम्हें एक सवाल समझाने में 3 घंटे लगेंगे? मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। जियान के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। सॉरी भाई, इरिज ने इतनी मासूम से सॉरी कहा कि जियान सिर्फ इसे देखकर ही रह गया। इरिज वहीं खड़ी होकर इसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। अब सॉरी कहकर सुकून मिल गया? अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? लेकर आओ जल्दी से जर्नल अपना। इसे वहीं खड़े देखकर जियान ने फिर से इसे टोका। जी भाई अभी लाई, कहती हुई फ़ौरन ही कमरे से निकल गई। जियान कंप्यूटर ऑफ करके अपने सामने रखी हुई फाइल समेटने लगा। जब इसकी नज़र अपने हाथ में मौजूद फाइल पर लिखे नाम मिसेस आलिया पर पड़ी। ये इसके किसी पेशेंट की फाइल थी, मगर इस नाम से इसकी कई यादें वाबस्ता थी। इसने फाइल साइड पर रखते हुए दुखी नज़रों से बेड के साइड टेबल पर रखी अपनी और आलिया की शादी की तस्वीर को उठाकर देखा और आलिया के साथ बिताए हुए तमाम मंजर इसकी आंखों में घूम गए, जैसे कल ही की बात हो जब वो शादी करके इस कमरे में आई थी और आज वो इससे कितनी दूर जा चुकी थी, जहाँ वो उसकी एक झलक भी नहीं देख सकता था। एक लम्हा था जब वो इसने अपनी खुशी मोहब्बत अपनी ज़िंदगी को खुद से दूर किया था, इसे अपने हाथों से कब्र में उतारा था, जिससे वो ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था। दिल में एक दर्द सा उठा, आंखों में चुभन महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी ही सांस को अंदर उतारा। आलिया तुम क्यों इतनी जल्दी चली गई? अभी तो हमने जीना शुरू किया था, अभी तो हमने खुशियों को महसूस किया था, अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी। आलिया तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? अभी वो अपनी क्यों का जवाब ही ढूंढ रहा था कि इरिज और सदफ कमरे में दाखिल हुई। जियान ने आलिया की तस्वीर बड़े आराम से इसकी जगह पर रखी, फिर अपने हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से आंखों में आई नमी साफ की, मगर इरिज ने जियान के आंसू पोशीदा न रह सके। सदफ ने भी भाई की उदासी पहचान ली थी, मगर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। जियान भाई आप आलिया भाभी से बहुत प्यार करते हैं ना? जियान जवाब खुद को नॉर्मल कर चुका था। इरिज के सवाल पर इसे उदासी से देखा। बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है इरिज, मैंने और आलिया ने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, एक साथ जीने के, हंसने के, बोलने के। जियान इरिज को बताते हुए ख्यालों की दुनिया में खो गया। दोनों हाथ अपनी जेबों में डालकर 2 कदम आगे बढ़ा और अपने कमरे का जायजा लिया, जैसे आलिया आज भी यहाँ मौजूद हो। मगर कुछ याद आता ही वो इरिज की तरफ पलटा, मगर वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गए, इरिज जो कभी मुकम्मल नहीं होंगे। जियान की आंखों और आवाज़ में इतना दर्द था कि इरिज की आंखों में आंसू जमा हो गए। इसको समझ ही नहीं आया कि इसके दिल जोई के लिए क्या कहे। आज आप बहुत अच्छे हैं भाई, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर बेहतर करेगा। इरिज के इस जुमले के जवाब में जियान खामोश ही रहा। भाई एक बात कहूँ आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो। हाँ बोलो। जियान ने खुद को संभाल कर नॉर्मल अंदाज में कहा। भाई माना कि आप आलिया भाभी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अयान तो बहुत छोटा है ना भाई। आप आंटी भी आपको इतना फोर्स करती हैं कि सिर्फ अयान के लिए ही आप दूसरी, मेरा मतलब है कि आप इरिज से आगे कुछ कहा ही नहीं गया, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि जियान आलिया से किस कदर मोहब्बत करता था और दूसरी शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होगा। जियान इरिज की बात का मतलब समझ गया था कि इसलिए खुद ही जवाब दिया। इरिज कभी अगर मैं गहराई में जाकर सोचता हूँ ना तो मुझे भी यही लगता है कि मैं यान के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, इसे माँ के साय से महरूम रखकर। लेकिन फिर मैं इस लड़की के हवाले से सोचता हूँ कि मैं इस लड़की को क्या दे पाऊंगा जो मेरी बीवी की हैसियत से मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी। जब एक लड़की अपना घर, अपने माँ बाप, बहन भाई और अपने सारे रिश्ते छोड़कर आती है तो इसके भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं। इरिज, हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम इसके सारे ख्वाबों को पूरा करें, इसे खुशियाँ दें, मगर मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्योंकि मैं सब कुछ आलिया को दे चुका हूँ। फिर क्या फ़ायदा किसी दूसरी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का। और आबिया आंटी के जाने के बाद कर्नल अंकल अफजल साहब भी दूसरी शादी कर सकते थे, मगर अंकल ने भी इसलिए दूसरी शादी नहीं की। वो भी वही सोचते होंगे जो मैं सोचता हूँ। ज़ियान की बात पर इरिश ने बिना कुछ कहे से भीगी पलकों से देखा। अच्छा चलो अब खोलो बुक, क्या समझना है तुम्हें, काफ़ी देर हो गई। ज़ियान ने घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा। तो इरिश ने अपनी बुक खोलकर ज़ियान के सामने की और खुद चेयर पर बैठते हुए ज़ियान को देखा। और इरिश के दिल ने इरिश से एक सवाल किया, क्या वहाब भी कभी मुझसे इतना प्यार करेगा जितना ज़ियान भाई आलिया भाभी से करते हैं। फिर फ़ौरन ही दिमाग ने जवाब दिया, क्योंकि वो तो अभी से कहते हैं कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और ना ही शादी करना चाहते हैं। दिमाग की आवाज़ सुनते ही इसकी आंखों में आंसू भर आए। इरिश ने जल्दी से हाथ की पूंछ से आंसू साफ किया कि कहीं ज़ियान ना देख ले। ज़ियान को डॉक्टर बनने का जुनून की हद तक शौक था और वह पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल में ही आता था। मगर सईद साहब के इंतकाल के बाद यह ख्वाब जैसे टूट कर ही रह गया था, क्योंकि सईद साहब के इंतकाल के वक्त ज़ियान 15 साल का था और सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। कराची में मौजूद सईद साहब के फ्लैट को बेचकर साबरा बेगम ने बेटे का ये ख्वाब पूरा किया था। ज़ियान ने इस शोबे में भरपूर कामयाबी हासिल की और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा अस्पताल कायम किया, जिसे ज़ियान और इसका दोस्त वलीद ही देखते थे। एक दिन ज़ियान के अस्पताल में एक प्यारी सी लड़की आई। इसे तेज़ बुखार था, मगर वह नर्स से इंजेक्शन नहीं लगवा रही थी। वो अपने वालिदैन की बहुत लाडली और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। इसके माँ बाप इसे 3 साला बच्ची की तरह बहला रहे थे। ज़ियान काफ़ी देर तक ये मंजर देखता रहा। बिल आखिर जब इसे रहा न गया तो वहीं चलाया, क्या हो रहा है यहाँ। ज़ियान ने संजीदा लहजे में कहा। ज़ियान वहाँ का बड़ा डॉक्टर था, इसलिए काफ़ी रौब था इसका। सर इन्हें तेज़ बुखार है, ये इंजेक्शन लेने से मना कर रही है। नर्स जो शक्ल से काफ़ी बेजार लग रही थी फ़ौरन जवाब दिया। ज़ियान ने एक नज़र इस लड़की को देखा जो इंजेक्शन ना लगने के बावजूद किस कदर आंसू से रो रही थी। तुम जाओ रूम नंबर 7 के पेशेंट को देखो। ज़ियान ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया, खुद इसकी तरफ मुड़ा। अब 2 दिन की बच्चियाँ जो एक इंजेक्शन लेने पर इस कदर रो रही हैं, जबकि इंजेक्शन को अभी तक आपको लगा भी नहीं है और मुझे लगवाना भी नहीं है, समझिए आप। आलिया ने 2 टोकल जवाब दिया। डॉक्टर तो इसे पहले ही पसंद नहीं थे, बिल वो लिहाज क्यों करती। इसके इस तरह कहने पर ज़ियान ने पहले इसे और फिर इसके वालिद को देखा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। आप दोनों प्लीज़ बाहर वेट करें। ज़ियान ने इसके वालिदैन को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि वो बाहर जाते आलिया ने अपनी मम्मा का हाथ जोर से थाम लिया और जल्दी से बेड से उतरकर चप्पल पहनने लगी कि कहीं ज़ियान इसे पकड़ ना ले। मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा, इसे चप्पल पहनने देख कर ज़ियान ने कहा, और मैंने आपसे पूछा भी नहीं है, आए बड़े। आलिया ने एक बार फिर इसे लाजवाब कर दिया। आप लोग प्लीज़ बाहर जाएं। ज़ियान ने एक बार फिर थोड़ा गुस्से से कहा, जो अपनी लाडली बेटी को इस कदर हमदर्दी से देख रहे थे जैसे ज़ियान इनकी बेटी का मर्डर करने वाला हो। ज़ियान के गुस्से को देखते हुए इसकी मामा ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई और आलिया सिर्फ आवाज़ें लगाती रह गई, क्योंकि ज़ियान इनके निकलते ही दरवाज़ा लॉक कर चुका था। आलिया ने सुर्ख आंखों से ज़ियान को देखा, जिसे अभी इस बेरहम डॉक्टर को खा जाएगी। जिसके जवाब में ज़ियान ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और इंजेक्शन लेकर इसकी तरफ आया। अगर आपने मुझे हाथ लगाया ना तो बहुत बुरा होगा, सोच ले, मैं भाईजान से आपकी शिकायत कर दूंगी, वो आर्मी में है, शूट कर देंगे आपको। आलिया ने इसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर धमकी दी, जिसे ज़ियान ने नज़रअंदाज करके मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक इंजेक्शन लगाऊंगा। ज़ियान ने एक अदा से कहा, जिस पर आलिया ने बजाय कुछ कहने की आंखें जोर से बंद कर ली, क्योंकि ज़ियान इसे इंजेक्शन लगा चुका था। आलिया ने अपना हाथ से लाते हुए भीगी आंखों से ज़ियान को देखा, जैसे इसे नाराज़ हो। ज़ियान को इसकी एक एक अदा बड़ी प्यारी लग रही थी, वो इससे खूब इंजॉय कर रहा था। ज़ियान इस दिन के बाद से इसके ख्यालों में गुम था और इसके बारे में मुकम्मल जानकारी की कोशिश कर रहा था। तभी इसे पता चला कि आलिया इसके कज़न फ्रेंड की बहन है। बस ये जानने की देर थी कि ज़ियान ने फ़ौरन ही साबरा बेगम को इनके घर भेज दिया। आलिया के घर सबको ज़ियान का प्रपोजल बहुत पसंद आया था, मगर आलिया ने साफ इनकार कर दिया था। इसे डॉक्टर पहले ही यकांक ना भाते थे और सारी ज़िंदगी किसी डॉक्टर के साथ बताना, और वो भी इस बेरहम डॉक्टर के साथ, इसे सोच कर ही होल आने लगा था। मगर आलिया अपनी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करती थी और सब इस प्रपोजल से बहुत खुश थे, इसलिए सबके कहने पर इसने हाँ कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। आलिया ज़ियान के साथ बहुत खुश थी। ज़ियान इसे बहुत मोहब्बत करता था। साबरा बेगम, सदफ और इरिज भी इसका बहुत ख्याल रखते थे। ज़ियान और आलिया एक आइडियल ज़िंदगी गुजारे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की खुशखबरी से भी जल्द नवाजा था। ज़ियान आलिया की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर बहुत खुश था। सबकी खुशियों में मज़ीद इजाफा हो गया था। ज़ियान आलिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था, मगर अल्लाह ने शायद ज़ियान के बारे में कुछ और ही सोच रखा था। आलिया की प्रेगनेंसी के दौरान आलिया को कैंसर हो गया, मगर हैरत अंगेज़ बात यह थी कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ज़ियान ने ऑपरेशन के लिए अमरीका से डॉक्टर्स बुलवाए। वो आलिया को इस दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए खुद इस केस से पीछे हट गया था। ज़ियान हर हाल में बस आलिया को बचाना चाहता था। ज़ियान समेत बाकी लोग भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद थे, जबकि ज़ियान बेचैनी के आलम में टहल रहा था। इतने में नर्स एक नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर बाहर आई। ज़ियान बच्चे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि डॉक्टर मेथन बाहर आए। ज़ियान सीधा डॉक्टर मेथन की तरफ बढ़ा, जबकि साबरा बेगम ने बच्चे को नर्स की गोद से लेकर अपने सीने से लगा लिया और खुद भी डॉक्टर की तरफ आई। डॉक्टर आलिया कैसी है? ज़ियान ने डॉक्टर मेथन को खामोश खड़ा देखकर एक बार फिर बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ज़ियान, आई एम रियली सॉरी,
डॉक्टर मेथन का ये कहना था कि सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ज़ियान की हालत तो बयान करना मुश्किल है। वो नहीं जानता था कि किस दिल से इसने अपनी जान से अजीज बीवी को कब्र में उतारा। इसने अपने बेटे को प्यार भी नहीं किया था। इसकी तो दुनिया ही लुट गई थी। इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। वक्त की आलिया को मौत को 1 माह गुजर गया था, मगर ज़ियान अभी तक जिंदा लाश ही बना हुआ था। ना अस्पताल जाता और ना ही किसी से बात करता। वो बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगा था। इसका एक कज़न इंग्लैंड से पाकिस्तान आया हुआ था। ज़ियान की हालत देखकर इसे अपने साथ इंग्लैंड में ले गया ताकि इसका जहन भट सके। बिल आखिर ज़ियान की वापसी 1.5 साल बाद हुई, जब तक वो काफ़ी हद तक संभल गया था। अस्सलाम वालेकुम ज़ियान भाई। इरेज ने अंदर आके एक बड़ी सी ट्रे सदफ के हाथ में देते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, आओ भाई, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इसे बैठने के लिए कहा, क्या लाई हो? सदफ ने बड़ी ढक्कन को खोलते हुए पूछा, सिंधी बिरयानी और कढ़ाई गोश्त। इरेज संजीदगी से जवाब देकर अयान को प्यार करने लगी। क्या बात है इरेज? ज़ियान ने टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हुए इरेज को संजीदा चेहरे से देख कर पूछा। कुछ नहीं भाई, इरेज ने आंखें चुराते हुए जवाब दिया। झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ भाई को कि तुम क्यों उदास हो? सदफ ज़ियान की बिरयानी की प्लेट थमाते हुए बोली, जबकि इरेज सदफ की बात समझते हुए आंखों में आई नमी को अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। क्या बात है इरेज? अफसल अंकल की तबीयत तो ठीक है। सदफ कुछ हुआ है क्या? सदफ ज़ियान ने अंदाज़ा लगाते हुए इरेज से पूछा, मगर इसे खामोश देखकर सदफ की तरफ मत जाओ भाई। 1 हफ्ता पहले इसने मुझे बताया था कि इसका मिस्टर उखड़ वहाब इस्लामाबाद आ रहा है, और जब से ये इतनी एक्साइटेड थी मगर वो नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करता है, मगर इसकी अक्ल में कुछ नहीं आता। हमेशा इसे इग्नोर करता रहता है। समझता क्या खुद को? सदफ को वहाब हमेशा से बुरा लगता था, क्योंकि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड को बहुत हर्ट करता था, और इसीलिए इसे वहाब की बजाय आड़े टेढ़े नामों से पुकारती थी। हर बार की तरह इस बार भी सदफ का गुस्सा अरूज पर था। सदफ की बात सुनकर इरेज खामोशी से नीचे मुँह किए बैठी रही और आंखों में आई नमी को हाथ की पुष्ट से साफ किया, जिसे ज़ियान ने बगौर देखा था। इतने में साबरा बेगम अंदर दाखिल हुई तो सदफ इन्हें गुस्से से घूरती हुई किचन में चलेगी, जबकि ज़ियान ने अम्मी की आमद की वजह से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इरेज और वहाब के बीच में जो कुछ भी था वो सिर्फ सदफ को पता था, और सदफ की ज़ुबानी ज़ियान कुछ ज़ियान को भी। अलबत्ता इरेज ने कभी भी ज़ियान से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। यही सोचकर ज़ियान चुप रहा कि अगर अम्मी को पता चला तो टेंशन ले लेंगी, मगर इसने सोच लिया था कि इरेज से इस टॉपिक पर बात ज़रूर करेगा। ज़ियान और इरेज लोग बचपन से ही एक साथ पड़े बढ़े थे, इसलिए इन सब में बहुत दोस्ती थी। इरेज और सदफ बेस्ट फ्रेंड्स थे और हर बात एक दूसरे से शेयर भी करते थे। इरेज ज़ियान से 6 साल छोटी थी और ज़ियान की बहुत इज्जत करती थी। इरेज के मुताबिक ज़ियान में कोई कमी नहीं थी। वो अपनी हर प्रॉब्लम ज़ियान से शेयर करती थी। इसकी हर बात को पत्थर की लकीर समझती थी। इसकी नज़र में ज़ियान एक आइडियल पर्सन था। इरेज सब ही से बहुत मोहब्बत करती थी और अयान में तो इसकी जान थी। वो इसके साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती। साबरा बेगम इरेज को अयान के साथ हंसते खेलते देखकर बहुत खुश होती थी और साबरा बेगम इरेज से अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती थी। इनकी नज़र में इरेज एक समझदार और घरेलू लड़की थी। इरेज को बचपन से ही घर के कामों में, खसूसन खाना बनाने में बड़ी दिलचस्पी थी। रात को जब अफजल साहब 1 घंटे के लिए वॉक पर जाते तो वो भी कुछ ना कुछ नया बनाकर ज़ियान हाउस आ जाती। फिर वापसी पर अफजल साहब के हमरा ही घर जाती। कभी मसरूफियात की वजह से इरेज पर ना जा पाती तो सदफ इनके घर आ जाती। इरेज अपने तयाजात वहाब से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वहाब इनके तमाम जज्बात जानने के बावजूद इसकी कदर नहीं करता था और साफ साफ कहता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ना ही शादी करना चाहता हूँ। वहाब की ऐसी बातों पर इरेज का मासूम दिल टूट जाता। सदफ इसे हमेशा समझाया करती थी कि वो वहाब के साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए शादी से इनकार कर दे, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वहाब के बगैर जीने का तस्वुर इसे परेशान कर देता था और फिर वो अपनी जान से अजीज पापा को इनके इकलौते भाई से जुदा भी नहीं करना चाहती थी, और अगर वो शादी से इनकार करती तो दोनों भाइयों के बीच नाराज़ी हो जाती। इस दिन के बाद से इरेज 3 दिन तक ज़ियान हाउस नहीं गई थी और ना ही सदफ इसके घर आई थी, मगर जब सदफ से रहा ना गया तो इसे फ़ोन करके घर बुला लिया और साथ ही साथ धमकी भी दी कि अगर आज तुम्हारी आमद ना हुई तो मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगी। इरेज को भी सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए सारे कामों से फारिग होने के बाद इशा की नमाज पढ़कर ज़ियान हाउस चली गई। आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी सो गई और अयान को भी सुला दिया। ज़ियान भाई भी आज काफ़ी लेट हो गए, आए नहीं अभी तक। सदफ चाय निकालते हुए बताने लगे। फिर दोनों चाय लेकर छत पर आ गई। ज़ियान तकरीबन 20-25 मिनट बाद घर आया। नीचे किसी को ना पाकर फ्रेश होकर सीधा छत पर चला आया। अरे इरेज, तुम अमेरिका से कब आई? ज़ियान ने इरेज को 3 दिन बाद देखने पर हैरानी से सवाल किया। पहले तो इरेज समझी नहीं, फिर जब समझी तो मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अपने दोस्त से नाराज़ी ख़त्म? जी भाई ख़त्म। कर्नल अंकल कैसे हैं? ठीक है भाई। ओहो, मुझे पापा को दवाई देनी थी, मैं भूल की बातों में। इरेज को एकदम याद आया तो फ़ौरन घर जाने के लिए उठी। अरे बैठो, अंकल सो गए हैं, मैंने जाते हुए देखा है। ज़ियान ने इसे बैठने का इशारा करते हुए बताया तो वो दोबारा बैठ गई। भाई खाना लाऊं आपके लिए? तो सदफ ने पूछा। नहीं, मैंने खाना बाहर खा लिया, तुम चाय बना दो अच्छी सी। जी भाई कहती हुई वो चाय बनाने के लिए उठ गई। इरेज, में तुमसे एक बात पूछनी है। ज़ियान ने सदफ के जाते ही इरेज से काफ़ी संजीदा लहजे में कहा। जी भाई पूछें। सदफ बता रही थी कि वहाब तो मैं पसंद नहीं करता। ज़ियान ने सवालिया नज़रों से इरेज के चेहरे पर फैलते हुए संजीदा तासुरात को नोट किया। जवाब में इरेज नज़रें झुकाकर अपने हाथ के नाखून को देखने लगी। इरेज, तुम अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती हो, तो फिर अपनी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में तुमने मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? ज़ियान ने इरेज की खामोशी देखते हुए एक बार फिर सवाल किया। क्योंकि मैं आपका जवाब जानती हूँ ज़ियान भाई। इरेज ने भीगी पलकों से ज़ियान को देखते हुए कहा।
ज़ियान भाई, अगर मैं आपसे अपनी और वहाब की बात करूँगी तो आप यही कहेंगे कि मैं शादी से इनकार कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरे हक़ में बेहतर है। अगर मैं शादी से इनकार नहीं कर सकती भाई, मगर और ना ही आपकी कोई बात टाल सकती हूँ। इरिज की आंखों के साथ-साथ इसकी आवाज़ भी भीग गई थी, जिसे ज़ियान ने नोट किया था। मुझे तुमसे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ियान जानता था कि अपनी मोहब्बत को खोना किस कदर तकलीफ़ देता है। वो खुद भी तो ये तकलीफ़ सह चुका था, फिर वो इरिज को ये तकलीफ सहने का मशवरा कैसे दे सकता था। पापा ये लीजिए दूध। इरिज ने दूध से भरा गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, थैंक यू पापा की जान। अफजल साहब ने गिलास उठाते हुए प्यारी बेटी का शुक्रिया अदा किया। आज हमारी बेटी अपनी दोस्त से मिलने नहीं गई। अपने दोस्त से? अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। आज मेरे प्यारे पापा घर में हैं, आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ भला? इरिज ने अफजल साहब के सामने बिछी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज सुबह तुम्हारे बड़े पापा का फ़ोन आया था। अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए इसे बताया। अच्छा, क्या कह रहे थे बड़े पापा? इरिज ने सवालिया नज़रों से बाप को देखा। कह रहे थे कि एक हफ्ते में इस्लामाबाद आ रहे हैं, वह आपके साथ तुम्हारी तारीख लेने। जो काम होना है इसमें देर कैसे ही? पापा इतनी जल्दी? इरिज ने पापा को देखते हुए कहा, अरे बेटा जल्दी कैसी, आपका बीएससी कंप्लीट हो गया है, बस रिजल्ट आने की देर। और मेरी जान, जिंदगी का कोई भरोसा भी तो नहीं है, इसलिए मैं जल्द अज जल्द अपनी गुड़िया को रुखसत कर देना चाहता हूँ। अफजल साहब ने प्यार से इरिज के गाल को छूते हुए कहा, पापा प्लीज़ ऐसी बात ना करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। इरिज लाड से इनके सीने से लगते हुए बोली, बेटा आप नहीं तो कल सभी को जाना होता है, आज नहीं तो कल। और फिर मैंने अल्लाह से तुम्हारी रुखसत होने तक की ज़िंदगी मांगी है। जिस दिन मेरी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी उस दिन मैं सुकून से मर सकूंगा। पापा अगर आपने आइंदा ऐसी बातें की ना तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। इरिज ने पापा से अलग होते हुए धमकी दी, जिससे अफजल साहब फौरन ही डर गए और होंठों पर उंगली रखते हुए खामोशी से लेट गए। इरिज ने देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। इरिज आज सुबह ही बहुत खुश थी। आज इसका बीएससी का रिजल्ट आउट हुआ था और इसने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, जो कि वो हमेशा ही करती थी। और हर बार की तरह इस बार भी ज़ियान की तरफ से इसका और सदफ का संडे का डिनर बाहर था। इसने बहुत मना किया मगर ज़ियान ने इसकी एक नहीं सुनी और ये कहकर खामोश करवा दिया कि भाई कहती हो मगर बहन बनकर कभी कोई फरमाइश नहीं करती। ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि आज शाम को इसके बड़े पापा और ताईजान शादी की डेट फिक्स करने आ रहे थे। इसने खाना बनाया और सबने खूब खाया और तारीफ भी की। बड़े पापा और ताईजान डेट फिक्स करने और इसे ढेर सारा प्यार करके रात की फ्लाइट से ही वापस चले गए थे। शादी की तारीख 1 माह बाद की रखी गई थी। वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा। अफजल साहब को बड़ी फिक्र हो रही थी। इरिज ने अपने और वहाब के ताल्लुकात के बारे में अफजल साहब को कुछ नहीं बताया था कि कहीं वो रिश्ता ना ख़त्म कर दे, और अपने पापा को किसी किस्म की टेंशन भी नहीं देना चाहती थी। आंटी सायरा आपी, ज़ियान और सदफ सभी इरिज की शादी का सुनकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार इरिज को इतना खुश और खिलखिला देखा था। ज़ियान ने कर्नल अंकल का बेटा और इरिज का बड़ा भाई बनकर शादी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। सायरा आपी भी अपने दोनों बच्चों के साथ मैके आ गई थी। शादी की सारी शॉपिंग सायरा आपी और सदफ और इरिज ने मिलकर दी थी। इन सारी तैयारों में 1 माह कैसे गुजरा पता ही न चला। इरिज 3 दिन मायूं बैठी थी और इसके हाथों में सदफ ने मेहंदी लगाई थी और वहाब का नाम बड़ी खूबसूरती से हाथ के बीच में लिखा गया था, और साथ ही साथ सायरा आपी और सदफ की छेड़छाड़ भी जारी थी। आज इरिज की बारात थी, सारे काम ज़ियान ही देख रहा था। इरिज दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी। साबरा बेगम ने इसकी नज़र उतारकर ढेर सारी दुआएं दी थी। आंटी के इस तरह नज़र उतारने पर इसे अचानक राबिया बेगम की याद आई, जिसने बेसाख्ता रोना शुरू कर दिया। आंटी मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। इसे साबरा बेगम के गले लगकर अयान के गालों पर प्यार करते हुए कहा। इसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि सदफ ने जल्दी से इन्हें टिश्यू पेपर में जज्ब कर लिया। आप रो नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा तो तेरा मिस्टर होने वाला डर जाएगा। सदफ की बात पर इरिज की रोते रोते आंसू आ गए और इसे हंसते देखकर सायरा आपी और आंटी भी मुस्कुराने लगी। फिर इसे प्यार करते हुए बाहर निकल गई। सदर अरूज के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी और इसे प्यार से देखते हुए छेड़े जा रही थी। सदफ मुझे ज़ियान भाई से बात करनी है, इन्हें बुला कर लाओ। इरिज ने सदफ से कहा तो सदफ ने चौंक कर इसे देखा। क्यों, खैरियत? ज़ियान भाई से क्या बात करनी है तुम्हें इस वक्त? सदफ ने हैरत से पूछा। बस करनी है ना, जाओ तुम बुला कर लेकर आओ जल्दी से। ओके कहती हुई सदफ रूम से बाहर चली गई। कुछ ही देर में ज़ियान ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, जबकि बारात आने का शोर सुनकर सदफ रिसेप्शन के लिए चली गई। माशाल्लाह, आज तो मेरी प्यारी सी बहन बिल्कुल परी लग रही है। ज़ियान ने अरूज के दुल्हन के रूप में देखकर फौरन तारीफ की और इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर दिल ही दिल में ये मुस्कुराहट सदा कायम रहने की दुआ दी। थैंक यू ज़ियान भाई। इरिज ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया। सदफ बता रही थी कि तुमने बुलाया है, कोई काम था? जी भाई, कुछ मांगना था आपसे। इरिज ने संजीदगी से जवाब दिया। मांगना था क्या? ज़ियान ने हैरत से पूछा, क्योंकि आज तक इरिज ने इससे कुछ नहीं मांगा था, जिस पर ज़ियान ने नाराज़गी भी जाहिर की थी। भाई आपको हमेशा मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं सिर्फ ज़ियान से आपको भाई कहती हूँ, ज़ियान से आपको भाई कहती हूँ, दिल से नहीं मानती और ना ही ज़ुबान से। कभी सदफ की तरह एक बहन होने की हैसियत से आपसे कुछ मांगा और ना ही कभी कोई फरमाइश की। इसने ज़ियान की आंखों में झांक कर इसे सवाल किया। हाँ बिल्कुल, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। ज़ियान ने संजीदगी से जवाब दिया। ज़ियान भाई आपको पता है कि आप जब भी मेरे लिए कोई दुआ करती हैं वो ज़रूर कबूल हो जाती है, और आज मैं अपने ज़ियान भाई से बहुत सारी दुआएँ लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शादी के बाद खुश नहीं रहूँगी, मगर मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे तो मैं खुश रहूँगी। इरिज ने प्यार भरे अंदाज में आज पहली बार ज़ियान से कुछ मांगा था। ज़ियान ने इसकी आंखों में देखा, किस कदर मान था इसकी आंखों में।
जान इसे देखकर मुस्कुराया और बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। मेरी दुआ है इरिश कि तुम हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो और तुम्हारा शोहर तुमसे बहुत प्यार करे, आमीन। थैंक यू जियान भाई। इरिश ने प्यार भरे लहजे में शुक्रिया अदा किया। जियान ने कल वदाई नजर इस पर डालकर जाने के लिए मुड़ा, मगर इरिश की आवाज़ पर रुककर इसने देखा। जियान भाई, हाँ पापा का बहुत ख्याल रखिएगा, मैं कर्नल अंकल का पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी तरह इनकी हर बात मानूंगा, तुम टेंशन मत लो। जियान ने एक बार फिर अरूज के सर पर हाथ रखकर इरिश के सर पर हाथ रखकर खुश रहने की दुआ दी। इतने में एक बच्चा भागता हुआ आया। जियान भाई आपको कर्नल अंकल बुला रहे हैं, जल्दी चलें। हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, निकाह शुरू होने वाला होगा, शायद इसीलिए अंकल बुला रहे हैं। जियान कहकर बाहर चला गया और इरिश के जाने के बाद वापस सोफे पर आकर बैठ गई। जियान ड्रेसिंग रूम से निकलकर स्टेज की तरफ बढ़ा, जब भी इसकी नज़र अफजल साहब पर पड़ी जो वहाब का गिरबान पकड़ के इसे पूरी तरह झंझोड़े तो जोर जोर से इस पर चला रहे थे और बाकी लोग इनमें बीच बचाव की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। जियान ने परेशानी के आलम में जल्दी से स्टेज पर चढ़कर अफजल साहब से दूल्हे का गिरबान चढ़वाने की कोशिश की। जियान को देखकर इसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई। वह अपने मौके से फायदा उठाकर एक झटके से इनसे अपना गिरबान छुड़वाया। 2 कदम पीछे होते हुए गुस्से भरी आंखों से इनकी तरफ देखा। कहा मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का पूरा हक है, कोई मेरे से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने जिससे शादी की है मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत किया। इससे पहले कि अफजल साहब कुछ कहते अकबर साहब ने वहाब के गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तो शादी कर चुका था तो पहले बताना था ना, यहाँ क्यों आया हम सबकी इज्जत उछालने, मासूम बच्ची का तमाशा बनाने। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने इसे तलाक देकर और इससे शादी ना की ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अकबर साहब ने बोलने के साथ साथ इसके गाल पर एक और थप्पड़ मारा। पापा मैं अलमास को किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा, आपको जो करना है वो कर लें। और वैसे भी मैंने कभी इरित से नहीं कहा कि मैं इसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। ये खुद ही मेरे पीछे पड़ी होती है, अजाब बनाकर रख दिया इससे मेरी ज़िंदगी को। मैंने इससे एक बार नहीं 100 बार कहा था कि मैं इसे प्यार नहीं करता और ना ही शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो पूछें इरित से जाकर। वहाब गुस्से में कहता हुआ या ये तक भूल के कि जिसे बात कर रहा है वो इसका बाप है, सगा बाप, और जिस मासूम लड़की की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है वो इसके सगे चचा की बेटी है और इनके अपने खानदान की बेटी है। कमीने दफा हो जाओ यहाँ से, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया। भाई साहब आप इससे कह रहे हैं कि इस औरत को तलाक देकर ही मेरी बेटी से शादी कर ले। अरे अब ये सोने का बनकर भी मेरे पास आएगा ना तब भी मैं इस पर थूकूंगा भी नहीं। अपनी बेटी की शादी करना तो बहुत दूर की बात है। अफजल मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर में नाक पाल रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर अकबर साहब ने अपने दोनों हाथ छोटे भाई के सामने जोड़ दिए। तमाम बाराती शर्मिंदगी से एक दूसरे को देख रहे थे। पूरे हॉल में बदमिज़गी का माहौल फैल गया था। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? इस इंसान से माफ़ी मांग रहे हैं जिसने आपको इतना कुछ सुनाया, आपकी बेटी की इतनी इंसल्ट की। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा, क्योंकि गलती इन्हीं की बेटी की है, वही मेरी मोहब्बत में मरती जा रही थी। वहाब ने अकबर साहब को मुखातिब करते हुए कहा, इससे पहले कि वो इरिज और इसकी सच्ची मोहब्बत की और तौहीन करता, जियान ने इसका बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया और 3-4 थप्पड़ इसके गाल पर लगाए। घटिया इंसान, अब इरिज का नाम तेरी जियान जुबान पर नहीं आना चाहिए, बस बहुत हो गया, अब निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं धक्के मार कर तुझे यहाँ से निकालूं। दफ़ा हो यहाँ से और अपनी पूरी बारात लेकर जा। तो इरिज के काबिल था ही नहीं ये तो। इरिज की मासूमियत के इस इंसान और शैतान में फ़र्क नज़र नहीं आया। जियान ने इसका गिरबान पकड़कर स्टेज से नीचे धकेला। वह जाते हुए भी नफरत से भरी एक नज़र इसके चेहरे पर डालना नहीं बोला। सारी बारात भी इसके साथ वापस चली गई। हॉल में बस गिनती के चंद मेहमान ही रह गए थे जो स्टेज के आसपास मौजूद थे। अफजल साहब ने अपनी इकलौती बेटी की बारात इस तरह लौट जाने का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये क्या हो गया या खुदा, ये क्या किया तूने अल्लाह, मेरी बच्चे की खुशियाँ लुट गई। अफजल साहब ने दोनों हाथ में अपना सर थाम कर शिकवा खुदा से किया, मगर एक खांसी के झटके ने बेहाल कर दिया। इसके दिल में तेज दर्द उठा। वो दिल पर हाथ रखकर गिरने ही वाले थे कि जियान ने इन्हें थामकर स्टेज पर ही लटा दिया और इनका सर अपनी गोद में रखकर सीना से लाने लगा, मगर इनकी खांसी की किसी सूरत आराम ना आया और मुंह से खून आना शुरू हो गया। जियान ने एक पल जाया किया बगैर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। जियान मेरी बेटी। अकबर साहब ने जियान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए इस तरह कहा कि गोया जियान कोई फरिश्ता हो जो मिनटों में सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा अंकल, आप फिक्र ना करें। जियान ने इनका हाथ भरे गर्मजोशी से दबाकर इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मगर अफजल साहब इसकी तसल्ली का नज़रअंदाज करते हुए अपनी मुसलसल उठने वाली खांसी को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर अपनी बेटी के गम में चूर होते हुए बोले, जान मेरी मासूम बच्ची बर्बाद होगी, इसकी बारात वापस लौट गई। इससे पहले नहीं बताया कि वो शादीशुदा ने कहा के वक्त बताया, मेरी बच्चे की खुशियाँ सारे के इसके सारे अरमान टूट गए। जान क्या होगा इसका? अफजल साहब ने मुसलसल खांसते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। तभी जियान के बराबर में बैठी साबरा बेगम ने हमदर्दी से कहा, कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप फिक्र ना करें, इरिज मेरी बेटी जैसी है, इसकी खुशियाँ मुझे भी बहुत अजीज़ हैं। इरिज की बारात लौट ज़रूर गई है, मगर वो आज ही इस घर से रुखसत होगी मेरे जियान की दुल्हन बनकर। अम्मी आप क्या कह रही हैं? जियान जो काफ़ी देर से अम्मी की बातें हैरानगी से सुन रहा था अपनी आखिरी बात पर, तो एकदम से साबरा बेगम को सवालिया नज़रों से देखा। मैं ठीक कह रही हूँ जियान, तुम्हें अभी इरिज से निकाह करना होगा। अम्मी प्लीज़ चुप कर जाएं, बोलने से पहले सोच तो नहीं कि आप क्या कह रही हैं, बहन है वो मेरी। इससे पहले कि साबरा बेगम कुछ कहती, अफजल साहब ने अपने दोनों हाथ जियान के सामने जोड़ दिए। बेटा तुम्हारे सिवा ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ।
मेरे बाद इरिज का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ऐसे अपना नाम दे दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अफजल साहब ने आंसू भरी आंखों से इल्तिजा करते हुए कहा, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं आप? जियान ने इनके हाथों को अपने हाथों में दबाते हुए कहा, बेटा ये मेरी आखिरी इल्तिजा सुन लो, तुम्हें खुदा का वास्ता है बेटा, मुझ पर ये एहसान करते, दुनिया बहुत जालिम है, मेरी मासूम बेटी को दुनिया की धूप गर्मी से बचा लो, गर्मी की धूप से बचा लो, इसे अपने नाम की छाँव में जगह दे दो। अफजल साहब ने एक बार फिर अपने हाथ जियान के सामने जोड़ दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि जियान इनके बाद इनकी बेटी का मुस्तकबिल संभाल सकता है। अंकल इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी आप अस्पताल जाएं, आपकी तबीयत बिगड़ सी जा रही है। जियान ने इनकी खांसी में इजाफा देखकर एक बार फिर इन्हें उठाने की कोशिश की। नहीं जियान, मुझे पता है बेटा कि ये मेरी आखिरी वक्त है, बस तुम हाँ कर दो, फिर मैं सुकून से मर सकूंगा। अफजल साहब ने अपने अंदर की कैफियत को महसूस करते हुए कहा, क्योंकि इनके दिल का दर्द मुसलसल बढ़ रहा था और खांसी के साथ साथ मुंह से आने वाले खून में मजीद इजाफा हो रहा था। जियान के लाख कहने पर भी अफजल साहब अस्पताल जाने के लिए किसी तो राजी नहीं थे। इनकी बिगड़ती हुई कैफियत को देखकर जियान को हार माननी ही पड़ी। और ओके अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज अरिज को यहाँ से अपने साथ अपनी बीवी बना कर लेकर जाऊंगा। इरिज आज से मेरी जिम्मेदारी, इसकी खुशियाँ मेरी जिम्मेदारी हैं। आप जल्दी से अस्पताल चलें, एम्बुलेंस वेट कर रही है। जियान से वादा करके अफजल साहब अस्पताल जाने के लिए राजी हो गए। जियान भी इन्हें अस्पताल भेजकर मौलवी साहब के पास गया। इरिज ड्रेसिंग रूम में बैठी खुशी और गम की मिलीजुली कैफियत के साथ अपने हाथों पर लिखे हुए हाथ के नाम को घूर रही थी। फुल एसी में भी इसके अंदर न जाने क्यों इस आग से लगी हुई थी। किसी अनहोनी का सा एहसास हो रहा था। इससे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। इससे नहीं पता था कि जिस इंसान से वो 18 साल से मोहब्बत करती आई है, जिसका वो 18 साल से इंतजार करी, वैसे तनहा करके जा चुका है। वो तो तन्हाई में बैठी ये सोच रही थी कि वो अपनी जान से अजीज पापा को छोड़कर जा रही थी। अपने आइडियल भाई को, अयान को, आंटी को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, सबको कितना मिस करेगी। वो सबके बिना कैसे रहेगी। इरिज के ख्यालात इस वक्त रुके जब निकाह ख्वां के साथ 3 अनजाने मर्द और अरकम भाई सायरा आपी के शोहर, आंटी सायरा आपी और सदफ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए। जियान भी अंदर आया था, मगर इरिज घबराहट की वजह से इसे देख न सकी। इरिज सोफे पर संभल कर बैठ गई। साबरा बेगम, सदफ और सायरा आपी भी इसके बराबर में ही बैठ गई, जबकि जियान इरिज के सामने खड़ा इसके चेहरे को बगौर देख रहा था। निकाह ख्वां ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। इरिज के कानों में जैसे ही जियान का नाम गूंजा, इसे अपने कानों पर शक हुआ, मगर दूसरी बार भी जियान का नाम सुनकर इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अल्फाज तो जैसे कहीं गुम हो गए थे। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो एकदम साख्त होकर बैठी रही, जैसे जिंदा लाश हो। आंटी और सदफ निकाह ख्वां के बार बार पूछने पर इसके कान में सरगोशी करी थी, मगर इरिज के कानों में तो सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जियान जियान जियान। जियान भाई से ढेर सारी दुआएं ली थी। किस देर पहले ही तो इससे अपने और जियान के रिश्ते पर बहन भाई की मोहर लगाई थी, जिसे वो बचपन से भाई मानती आई थी। इसे शोहर के रूप में कैसे कबूल कर ली थी। इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसकी शादी तो वहाब से हो रही थी, फिर ये जियान भाई का नाम क्यों ले रहे हैं। वो अपने जहन में खुद ही सवाल कर रही थी, मगर जवाब कुछ नहीं था। वो मुसलसल एक ही कैफियत में बैठी अपने हाथों में मजबूती से पकड़ के दुपट्टे के पल्लू को घूर रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि साबरा बेगम दुल्हन को लाल दुपट्टा ओढ़ना भूल गई थी। दुपट्टे के पल्लू को घूर रही थी। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि साबरा बेगम दुल्हन को लाल दुपट्टा ओढ़ना भूल गई थी, जिसकी वजह से सामने खड़ा जियान इस मासूम लड़की के जर्द पड़ते हैरत भरे चेहरे को गौर से देख रहा था। जियान को अचानक ही थोड़ी देर पहले का मंजर याद आया, जब वो ड्रेसिंग रूम में आया था और इरिज को लाल शरारे में दुल्हन बने देखा था, जिस पर व्हाइट नगीनों से बड़ी नफासत से काम किया गया था, और साथ ही व्हाइट एंड रेड नगीनों की हैवी ज्वेलरी फुल मेकअप के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए किस कदर हसीन लग रही थी, कितनी खुशकिस्मत लग रही थी। मगर अब जियान की सोचों को इसके बुझते हुए मोबाइल ने रोका। हेलो डॉक्टर वलीद। जियान का दोस्त का नंबर देखकर इसने फोन यस किया। जियान, अफजल अंकल की डेथ हो गई है। ओह नो। जियान को एक झटका लगा और एक नजर इरिज के चेहरे पर डाली, जिससे अभी एक और सदमा सहना था। मोबाइल ऑफ करके वापस पैंट के जेब में रखा था। इरिज की खामोशी के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में भी बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इरिज अब तक इस कैफियत में बैठी थी कि इसे अपने सर पर किसी अपने के हाथ की गर्माहट महसूस हुई। इसने बेख्तियार ही गर्दन उठाकर देखा, जहाँ अकबर साहब एक बड़ी सी सफेद चादर ओढ़े इसे ही देख रहे थे। पापा। और इरिज की आवाज़ जियान समेत तकरीबन सबने ही सुनी थी, और गर्दन को मारकर देखा, इधर उधर देखा भी तो, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। बेटा, आपसे मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। अकबर साहब ने इसके आंसू अपने पोटे से साफ करते हुए कहा, जबकि इरिज अब इन्हीं सवालिया नजरों से देखी जा रही थी। बेटा, वहाब अच्छा लड़का नहीं था। जियान को आपके पापा ने आपके लिए चुना है। शाबाश बेटा, रोते नहीं है, बोलो कबूल है। पापा की अच्छी बेटी है ना, पापा की हर बात मानती है, बोलो चंदा कबूल है। शाबाश। इरिज ने बड़े पापा के कहने पर कबूल है कर कुछ देर बाद रुखसत होकर जियान के घर आ गई। इसे नहीं पता था कि पीछे पापा हैं या नहीं। इरिज सदफ के हमरा जियान के कमरे तक आई थी, और पहला कदम कमरे में रखते ही इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारे कांटे इसके पैर में चुभे हों। इसने दर्द की शिद्दत से दोनों आंखें कस के कर ली थी और आंखों में मौजूद सैलाब को बहाया। सदफ ने इसे एक कार्टन का सूट पकड़ाया और रेस्ट करने का कहकर चली गई, क्योंकि इसने अपने दोस्त की यह हालत देखी नहीं गई थी। इरिज ने कुछ देर बाद आंखें खोलकर पूरे कमरे का जायजा लिया। इससे और बर्दाश्त ना हुआ तो घुटनों के बल गिरकर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बुलंद आवाज में रोकर अपने अंदर जलती आग को बुझाने की कोशिश करने लगी, जबकि जियान घर आकर अपने कमरे में जाने की बजाय छत पर आ गया ताकि खुली हवा में थोड़ा सुकून महसूस कर सके। इसने दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डालकर इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। अपनी और इरिज के कुछ देर पहले होने वाली गुफ्तगू करना, अंकल को इसका हक हाथ जोड़ना, वलीद का फोन, आलिया से इसकी मोहब्बत, शादी और फिर मौत, इरिज का प्यार, और फिर सबसे आखिर में इरिज का मासूम चेहरा। इसने थक कर एक लंबा सांस खारिज किया और बेंच पर बैठकर अपने सर को दोनों हाथों में थामकर आंखें बंद कर ली। जब भी साबरा बेगम का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया तो एक नजर इन पर डालते हुए दोबारा इस तरह बैठ गया।
ज़ियान तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए, इरेज को तुम्हारी ज़रूरत है, साबरा बेगम ने इसके पास बैठते हुए कहा, जबकि ज़ियान ने इनकी बात का जवाब में अपनी नज़रें सामने रखी टेबल पर ही मरकूज रखी। ज़ियान, मुझे पता है तुम शादी नहीं करना चाहते थे, पर अल्लाह के काम में कौन दखल दे सकता है? अल्लाह ने इरेज के लिए तुम्हें चुना था। इरेज इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, इसे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है, तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। बेटा जाओ, इसका दर्द बांटो जाकर, वो बहुत मासूम बच्ची है, मुझे यकीन है कि इसे संभाल लोगे, इसके चेहरे पर वापस मुस्कुराहट ले आओगे। साबरा बेगम ने बेटे की खामोशी को देखकर एक बार फिर इरेज के पास जाने को कहा। ज़ियान चुपचाप बिना इसकी तरफ देखे उठकर कमरे में चला आया। आज वो पहली बार अपने कमरे में जाने से पहले घबरा रहा था। इसने कमरे में दाखिल होकर आहिस्ता से दरवाजा बंद किया, फिर एक नजर इस पर डाली जो बेड के पास बैठी बेड की चादर अपने नाजुक हाथों में मजबूती से दबाई सिसकियां ले रही थी। कमरे में मुसलसल सुनाटे की वजह से ज़ियान ने भी बआसानी सुना था। इरेज की पीठ ज़ियान की तरफ थी और शायद वह ज़ियान की आमद से बेखबर थी। ज़ियान ने एक दुख भरी नजर इस पर डाली और बोलने के लिए लफ्जों को तरतीब दी। इरेज, ज़ियान की आवाज़ जैसे इसके कानों से टकराई, वो अपने दुखों की दुनिया से बाहर आकर अपनी सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, मगर कोई जवाब ना दिया। ज़ियान इसे तकरीबन कुछ कदम के फासले पर खड़ा बिना इसकी तरफ देखे गोया हुआ, इरेज जो भी हुआ इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहाब ने हमें एंड टाइम पर बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। इरेज, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं निकाह के लिए इनकार नहीं कर पाया। ज़ियान ने रुककर इसे बताया, कर्नल अंकल की डेथ का बताने से ग्रेस किया ताकि वह इस वक्त और परेशान ना हो। इरेज खामोशी से इसकी बात सुन रही थी। इरेज, तुम जानती हो कि मैं आलिया से अभी भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, शायद मैं कभी भी तुम्हें आलिया की जगह एक और बीवी के हकूक नहीं दे पाऊंगा। इरेज अब भी चुप थी। पूरे कमरे में सिर्फ ज़ियान की आवाज़ और इरेज की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। काफ़ी रात हो गई है, तुम चेंज करके रेस्ट कर लो। ज़ियान ने इसे मुसलसल खामोशी देखकर जाने का कहा तो वो खामोशी से उठकर स्टडी रूम में चली गई। सुबह 7 बजे के टाइम सायरा आपी और सतत नाश्ता लेकर कमरे में आई। ज़ियान भी सारी रात नहीं सोया था, इसलिए पहली बार नॉक करने ही दरवाज़ा खोलकर फ्रेश होने चला गया। इरेज कहाँ है? इसे जाता देखकर सायरा आपी ने पूछा। वो स्टडी रूम में है। ज़ियान ने नजरें चुराते हुए कुछ शर्मिंदगी से जवाब दिया। वो पूरा फ्रेश होकर आया तो देखा सायरा आपी अब तक नॉक कर रही है। ज़ियान, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है? ठीक तो है? सायरा आपी ने परेशान होकर ज़ियान से पूछा, मगर इससे पहले ज़ियान को जवाब देता इरेज ने दरवाज़ा खोल दिया। इरेज अब तक दुल्हन के लिबास में अलबत्ता हुलिया काफ़ी हद तक बिगड़ गया था। इसकी सूजी हुई आंखें इस बात का सबूत थी कि वो सारी रात रोती रही है, जिन पर से मेकअप भी धुल चुका था। बिंदिया ने झूमर की जगह ले ली थी, जबकि झूमर कंधे पर झूल रहा था। दुपट्टा सर पर न होने के बराबर लगा हुआ था, बाकी सारा कंधे के फर्श पर था। बालों की लटें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। ज़ियान ने एक नज़र इसके वजूद पर डालकर सायरा आपी को अंदर आने का इशारा किया, जबकि सदर्फ इसकी यह हालत देखकर आंखों में आंसू लिए इसे ड्रेसिंग चेयर पर बैठाकर इसकी जुदरी उतारने लगी। ज़ियान, कर्नल अंकल की डेड बॉडी आ गई है। सायरा आपी ने बाहर आकर इसे बताया। जी आपी, मुझे पता है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप इरेज को अभी कुछ नहीं बताइए। कैसे कुछ नहीं पता? ठीक है। सायरा आपी मुख्तसर जवाब देकर कमरे में आ गई। सायरा आपी और सदफ इसे पिंक कॉटन का सूट पहनाकर इरेज के घर ले आई। पिंक सूट जेबतन के सूजी भी आंखों के साथ गोरी रंग जो मुसलसल हो जाने की वजह से गुलाबी हो गई थी। इरेज ने सायरा पर सदफ के हमरा जैसे ही अपने घर में कदम रखा, सामने बड़े से सहन में चारपाई पर लेटे हुए शख्स को वो पहचान ही ना पाई, क्योंकि इस शख्स ने सर से पांव तक सफेद चादर ओढ़ी हुई थी। इरेज का दिल एकदम ही हलक तक आ गया, उछलकर हलक में आ गया। इसके पूरे जिस्म में सनसनाहट शुरू हो गई, चेहरे का रंग एकदम ही उड़ गया, आंखों में एक बार फिर से लाभ उतर आया। इसका दिल बहुत डूब रहा था और बहुत डर रहा था। मरे मरे कदमों से इस वजूद तक आई। डरते डरते हुए इसके चेहरे से चादर हटाकर एक सेकंड में ही हट गए और दोनों हाथों से अपने दिल को थामा जो बाहर ही आने वाला था। इसके बाद इसे कुछ सुनाई न दिया। वो बेहोश होकर गिरी थी, मगर इसके वजूद को गिरने से पहले ही ज़ियान ने थाम लिया था। इरेज को 4 दिन बाद होश आया तो साबरा बेगम लिपट कर खूब रोई। इसको देखने की बहुत जिद की, अपने पापा को देखने की बहुत जिद की, मगर मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। इनकी हालत को देखकर सभी को रोना आ रहा था। साबरा बेगम ने इसकी माँ बनकर इसे खूब समझाया, हौसला दिया, प्यार दिया। वो काफ़ी हद तक संभल गई थी, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट अब तक ना लूटी थी। इसे होश में आए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। इसके लाख मना करने पर भी साबरा बेगम इसे खाना खिलाती, मगर वो 2 या 3 नवानों से ज़्यादा ना खाती। इरेज ने साबरा बेगम को ज़ियान के कमरे में सोने के लिए भी इनकार कर दिया था, जिससे साबरा बेगम ने इरेज की हालत देखते हुए वक्ती तौर पर मान लिया था। आज अफजल साहब के इंतकाल को 1 माह हो गया था। सायरा आपी और इनके शोहर अपने दोनों बच्चों मून और मानी के साथ ज़ियान हाउस आए हुए थे। आज ज़ियान अस्पताल से लेट आया था, इसलिए तीनों बच्चे सो गए थे। इरेज समेत बाकी सब भी डिनर पर मौजूद थे। सभी सायरा आपी से अम्मी को मुखातिब करते हुए कहा, अम्मी मैं सोच रही थी अब जो संडे आ रहा है ना, इसको घर में एक छोटा सा फैमिली फंक्शन रख लेते हैं। ज़ियान और इरेज का वलीमा भी हो जाएगा। इरेज को ज़ियान के रूम में शिफ्ट कर देंगे। ज़ियान ने चौंक कर सायरा को देखकर फौरन ही खुद को नॉर्मल करते हुए खाने की तरफ मतवज्जा हुआ, जबकि इरेज ने इसे नजरें ये पुलाव में चमचा चलाती रही। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने ज़ियान, तुम्हें तो कोई इतराज़ नहीं है ना? ना? साबरा बेगम ने सवालिया नज़रों से ज़ियान को देखते हुए कहा, नहीं अम्मी, जैसा आप लोग ठीक समझे। ज़ियान ने मुख्तसर जवाब दिया, अरे आंटी से क्या इतराज़ होगा, इसकी बीवी इसके रूम में शिफ्ट हो जाएगी, इसके लिए तो खुशी ही की बात है ना? आराम भाई ने मायनी खेज नज़रों से ज़ियान को देखते हुए कहा, जिसके जवाब में ज़ियान ने मुस्कुरा कर इन्हें और फिर अपने बराबर में चुपचाप बैठी इरेज को देखा। आज संडे था। सायरा आपी सुबह से ही आई हुई थी, क्योंकि सदफ को दावत के लिहाज से खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए खाने का तमाम सायरा आपी ने ही किया था। ज़ियान के दोस्त वलीद की फैमिली और सायरा आपी के ससुराल वाले भी आने वाले थे। इरेज ने मैरून कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के साथ बड़ा सा दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ा हुआ था, जो इसके लिए सदफ ने ही पसंद किया था। हाथों में सोने के कड़े, कानों में मैचिंग ईयरिंग्स और लाइट मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि ज़ियान भी ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सभी ने इनके मचलना की बहुत तारीफ की थी और खूब इंजॉय भी किया था, मगर इस दौरान इरेज के चेहरे पर खामोशी और उदासी नुमाया थी। वो सिर्फ खुद से पूछे जाने वाले सवालात का ही जवाब दे रही थी। ज़ियान भी काफ़ी संजीदा था, मगर सबसे मुसलसल बातचीत भी कर रहा था।
आज सुबह से ही जियान को अपने रूम में आना मना किया था क्योंकि सदफ और सायरा आपी ने इसका रूम डेकोरेट किया था। पूरे कमरे को गुलाब की पत्तियों और चमेली के फूलों से सजाया गया था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। खाने से फारिग होकर सायरा आपी समेत सारे मेहमान ही चले गए थे। मेहमानों के जाने के बाद साबरा बेगम भी अपने कमरे में चली गई। जियान भी किसी काम से बाहर गया हुआ था जब ही एरिज साबरा बेगम का दरवाजा खटकाया। एरिज, तुम यहाँ इस वक्त? साबरा बेगम ने हैरानगी से देखते हुए सवाल किया। जी अम्मी, मैं अयान को लेने आई थी, एरिज ने नसें चुराते हुए जवाब दिया। साबरा बेगम के कहने पर एरिज ने अम्मी बोलना शुरू कर दिया था और वो अंदर आकर अयान को उठाने लगी। बेटा, आज इसे यहीं सोने दो। अम्मी, मैं सुला लूंगी इसे अपने पास। हाँ बेटा, जरूर सुला लेती, मगर आज इसे यहीं रहने दो वरना ये तंग करेगा। अम्मी प्लीज़ मुझे अयान को ले जाने दें। इरिज ने आराम से कहते हुए इजाज़त तलब नजरों से ने देखा तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए इजाज़त देती और वो अयान को गोद में उठाए में जियान के कमरे में आ गई। इसने सजे हुए कमरे का जायजा लिया तो खुद ही शर्मा गई। इसने जैसे ही सोते हुए अयान को सोफे पर लटाया, इसके इयरिंग अयान के गाल पर चुभे और तकलीफ की वजह से इसने रोना शुरू कर दिया। इरिज ने एक लम्हा जाया कि बिना अपने दोनों इयरिंग उतार कर फर्श पर रखे और साथ ही साथ चूड़ियां भी उतार दी कि कहीं चूड़ियों की खनक से अयान की नींद भी खराब ना हो जाए, और रोते हुए अयान को अपने गोश में लेकर चुप कराने की कोशिश की। इसी दौरान इसका दुपट्टा सर से सिरक कर कंधे पर आ गया, मगर अयान को चुप करवाने की वजह से इसने नोट ही नहीं किया। इरिज इसे चुप करवाने में मसरूफ थी। जियान कमरे में दाखिल हुआ। सजे हुए कमरे को देखकर इसकी हालत भी इरिज से मुख्तलिफ नहीं थी। जियान एक नज़र इरिज पर उसकी बिखरी हुई चीज़ों पर डालकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो अयान को सुलाकर सोफे पर लिटा चुकी थी और खुद भी अयान के पास ही आंखें बंद किए सर झुकाए बैठी थी। इरिज अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। घर के सारे काम इससे अपने जिम्मे ले लिए थे, मगर साबरा बेगम ने इसे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम खाना बनाने के सिवा और कोई काम नहीं करोगी, सफाई सिर्फ सिदफ करेगी। इरिज सबका बहुत ख्याल रखती थी। अयान तो पहले ही इसका आदी था, मगर अब तो वो इसके बिना रह ही नहीं सकता था। साबरा बेगम से चुपके से वो सदफ का भी काफ़ी हाथ बटाया करती थी क्योंकि वो जानती थी कि इसकी दोस्त कितनी कामचोर है। वो जियान का बहुत ख्याल रखती थी, इसका हर काम वक्त से पहले कर देती थी। कम को तो वो पहले ही थी, मगर अब कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। इरिज और जियान एक दूसरे को बहुत कम मुखातिब करते थे। कोई बहुत ज़रूरी बात हो तो वो जियान से मुखातिब करता और इरिज बिना इसकी तरफ देखे जवाब दे देती। शादी के बाद से अब तक इरिज ने जियान को सिर्फ 2 बार ही मुखातिब किया था और फिर खुद ही शर्मिंदा हो गई थी जब इसने सबके सामने जियान को जियान भाई कहकर बुलाया। सब ने ही चौंक कर इसे देखा। जियान भी काफ़ी शर्मिंदा हुआ। सबकी हैरत अंगेज नज़रों से बचने के लिए जल्दी से अपने रूम में आ गई। आज भी सब साथ बैठकर टीवी देखने में मसरूफ थे। अयान सो चुका था। साबरा बेगम ने इसे कुछ पूछा और इससे कहा जियान भाई को पता होगा, मगर टीवी की आवाज़ की वजह से वो सुन ना सकी। जब से सामने बैठे जियान ने बखूबी सुना था, इसे घूरता हुआ कमरे में चला गया। जब वो इसके लिए दूध लेकर कमरे में आई तो वो बेड पर नीम तराश लेटा कोई फाइल पढ़ने में मसरूफ था। एरिज दूध का गिलास साइड टेबल पर रखकर वापस मुड़ी जब भी जियान की आवाज़ पर रुकना पड़ा। एरिज, ये क्या तुम भाई भाई करती रहती हो? आई नो हमारे हस्बैंड एंड वाइफ जैसी कोई रिलेशनशिप नहीं है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम मुझे अब भी जियान भाई कहकर मुखातिब करो। जियान ने इसे एक ही सांस में डांटा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गई। एरिज और जियान की शादी को 1 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर दोनों के दरमियान अब तक तकल्लुफ़ कायम था। जियान पहले से काफ़ी चुपचाप रहने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इससे अब क्या हो रहा है। जब इसने एरिज को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था तो इसने सोचा था कि वो कभी भी इसे एक बीवी के रूप में कबूल नहीं कर पाएगा, मगर अब एरिज को इससे बात ना करना, इसके साथ गैरों की तरह एहतियात से रहना काफ़ी तकलीफ दे रहा था। पहले इन दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था, पर अब तो वो इसका शोहर था, इसके लिए महरम था। एरिज ने भी इसने अपने हकूक़ नहीं मांगे थे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अब तक वो आपसे मोहब्बत करती है, मगर इससे बल्कि इससे तो दुख था कि इसने इतने बुरे इंसान को टूट कर चाहा था। आज एरिज सुबह से ही काफ़ी थकी हुई थी। सायरा आपी और अरम भाई भी आए हुए। अचानक आउटिंग का प्रोग्राम बना तो अरम भाई ने सबको साथ चलने की ऑफर की। सदफ और अयान ने फ़ौरन ही एक ऑफर कबूल कर ली, मगर एरिज ने तबीयत खराब होने की वजह से एक्सक्यूज़ किया। साबरा बेगम भी जाने के मूड में नहीं थी, मगर सायरा आपी ने आज शायद इन्हें साथ ले जाने की ठान रखी थी, इसलिए एरिज को छेड़ने के लिए बोली, अरे अम्मी जान, कभी तो अच्छी सासू की तरह बहू बेटे को खिला छोड़ दिया करें। एरिज बेचारी किसी मकसद से रुकी रही और आप हैं कि घर में रुककर इसके सारे अरमानों पर पानी फेरने का सोच रही हैं। ऐसी बात नहीं आपी, मेरा वाकई में तबीयत ठीक नहीं है। एरिज ने झिझकते हुए सफाई पेश की तो सायरा आपी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि साबरा बेगम कुछ सोचते हुए जाने के लिए तैयार हो गई। सबके जाने के बाद एरिज रूम में आई तो उसे थकन महसूस हुई। इसने बेड के किनारे पर लेटते हुए आंखें बंद की तो थकन की वजह से इसकी आंख लग गई। जियान अस्पताल से घर आया तो किसी न को पाकर फ्रेश होने सीधा अपने कमरे में आ गया। एरिज को पर्पल कलर के 3 पीस सूट में अपने बेड पर सोता देखकर इसे ना जाने क्यों खुशी महसूस हुई। वो एरिज को गहरी निगाहों से देखते हुए फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर इसे अपने लिए खुद खाना गर्म किया और खाने से फारिग होकर अपने कमरे में आकर बेड की दूसरी जानिब लेट गया। हिलने से एरिज की आंख खुली। जियान को अपने बराबर में लेटा देखा, वे एक झटके से उठकर माथे से पसीना साफ करते हुए लॉन्च में चली आई। जियान जो अभी ठीक से लेटा भी नहीं पाया था, फौरन ही उठकर बैठ कर अपने बराबर में खाली बेड को देखकर तान पीस कर रह गया। थोड़ी देर बाद खुद भी उठकर बाहर आ गया। सब लोग कहाँ हैं? जियान ने एरिज से पूछा, जो अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ थी। अरम भाई और सायरा आपी के साथ गई हैं। एरिज ने एक नज़र इस पर डालते हुए जवाब दिया, कहाँ? जियान ने बगौर इसका जायजा लेते हुए सवाल किया, डिनर पर और पार्क वगैरह भी जाएंगे। एरिज ने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया, तुम नहीं गई? जियान ने मजीद बात करने की कोशिश की। नहीं। एरिज ने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? वैसे ही खाना लगा दूं आपके लिए? एरिज ने बात खत्म करते हुए पूछा। मैंने खा लिया जब तुम सो रही थी। जियान के बताने पर एरिज को शर्मिंदगी महसूस हुई। आप उठा देते मुझे, तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उठाने का दिल ही नहीं चाहा। जियान ने गहरी नजरों से इसे देखते हुए सोचा, मगर इससे पहले कि ये बात ज़बान पर आती, इसे फौरन ही अपनी सोच को झटका। चाय मेरे लिए भी बना देना, मैं छत पर जा रहा हूँ।
ये क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों इरिज की तरफ खींच रहा हूँ, मैं इरिज के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी बीवी है। इसके बारे में ऐसा नहीं सोचूंगा तो फिर किसके बारे में सोचूंगा। मगर मैंने इसे पहले ही कह दिया था कि मैं इसे बीवी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। मगर कहने से क्या होता, हकीकत थोड़ी बदलती है कि इरिज भी मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी। दिल ने फिर सवाल किया, इरिज अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह निभा रही है, वो अयान का कितना ख्याल रखती है, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता इसे खुश रखने का। इसके भी तो कितने अरमान होंगे जो मेरी वजह से दूरी हैं। जियान छत पर खड़ा गार्डन का जायजा लेते हुए दिलो दिमाग की जंग में मसरूफ था कि इरी चाय का कप लिए छत पर आई और चाय इसके हाथ में थमाकर वापस पलट गई, जबकि जियान चाय हाथ में थामे वापस अपनी सोचों में गुम हो गया। जियान और इरिज की शादी को 2 साल हो गए थे और अयान 3.5 साल का हो गया था। इरिज ने इसे स्कूल भी लगा लिया था। जियान को किसी काम से अमेरिका जाना पड़ा था, वो तो उसने इरिज और अयान का साथ ले जाने पर काफ़ी जोर दिया, मगर इरिज ने अयान के स्कूल का बहाना करके इनकार कर दिया। जियान को गए हुए 5 माह हो गए थे। इस अरसे में जियान ने इरिज को बहुत मिस किया था। वो समझ गया था कि इरिज ने इसके दिल में बीवी की जगह ले ली और वो बहुत खुश था। आज इसे पाकिस्तान वापस आना था। सायरा फिर अरम भाई भी इसे पिक करने एयरपोर्ट आए थे। जियान की फ्लाइट 2 बजे की थी, जो कि खुशकिस्मती से वक्त पर पहुंच गई थी। अयान इसे देखते ही भागता हुआ से लिपट गया। इसने भी अयान को खूब प्यार किया और एक एक करके सबके गले मिला। इरिज से मिलते वक्त इसकी घबराहट ज्यादा जियान ने बाकायदा नोट की थी और इसे देखकर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गया। वो घर आया तो बहुत थका हुआ था। फ्रेश होकर फौरन ही सो गया। अयान भी एयरपोर्ट से वापसी पर काफी थक गया था, इसलिए वो भी इसके पास सो गया। 9 बजे के वक्त जियान की आंख खुली तो कमरे में एसी की ठंडक के साथ हल्की हल्की लाइटनिंग हो रही थी। वो मोबाइल में टाइम देखकर उठ गया। उठने का तो दिल नहीं चाहता, मगर भूख की शिद्दत से उठना पड़ा। वो मुंह हाथ धोकर बाहर आया तो अयान भी उठ चुका था। इसने अयान का मुंह हाथ धुलवाकर इसके बालों में ब्रश किया और इसे प्यार करते हुए बेड से नीचे उतरा। अयान, मम्मा को बोलो पापा को बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना लेकर ऊपर आ जाएं। ओके पापा। अयान भागता हुआ फौरन ही नीचे चला आया और इरिज को जायन का मैसेज दिया। इरिज सायरा आपी से बातों में मसरूफ थी। इसकी बात सुनकर किचन में चली और खाना गर्म करने लगी। कुछ देर बाद ही वो दरवाजा नौकर के अंदर दाखिल हुई और जियान को देखकर बुरी तरह चीम गई। जियान पैंट और बुनियान में खड़ा मोबाइल चार्ज पर लगा रहा था। जिया आइरिश नजरें चुराती हुई खाना टेबल पर रखकर जाने लगी। तुम खाना नहीं खाओगी? जिया ने शर्ट पहनते हुए कहा। हम सब ने खा लिया। इरिश ने इसकी तरफ देखते बेके बिना ही जवाब दिया। अच्छा, जब तक मैं खा रहा हूँ यहाँ बैठ जाओ। जियान ने सोफे पर बैठते हुए इसे भी बैठने का इशारा किया। इरिश खामोशी से इसके सामने आकर बैठ के कैसी हो? जियान ने बिरयानी अपनी प्लेट में निकालते हुए कहा। ठीक हूँ। इरिश ने भी इसकी तरफ देखकर जवाब दिया। आपका काम कैसा रहा? अच्छा रहा, तुम्हें बहुत मिस किया। जियान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। स्काई ब्लू कॉटन के 3 पीस सूट में कंधों पर दुपट्टा लटकाए वो काफी पुरकशिश लग रही थी। तुमने मुझे मिस किया? जियान ने इरिज की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। इरिज इसके सवाल को इग्नोर करके अपनी घबराहट छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगी। तुम कुछ बता रही थी फोन पर सदफ के प्रपोजल के बारे में। जियान ने इरिज की घबराहट दूर करने के लिए टॉपिक चेंज किया। जी, सायरा आपी की जेठानी के भाई का प्रपोजल आया था। इनका अपना फ्लैट है, शाहजेन नाम है। इरिज सदफ के लिए काफी खुश लग रही थी। जॉब क्या और देखने में कैसा है? दिखने में इंजीनियर और दिखने में भी बहुत क्यूट है, मुझे तो बहुत पसंद आया। इरिज ने खुशी से बताया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही शोहर के सामने गैरमत की तारीफ करते हुए? जियान ने इसे मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए शोखी से कहा। इरिज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, इससे पहले ही जियान बोल पड़ा। मजाक कर रहा हूँ यार, अब मेरे सामने किसी की इतनी तारीफ करोगे तो जेलसी तो होगी ना। अच्छा खैर ये बताओ अम्मी ने क्या जवाब दिया? जियान ने इसका सीरियस चेहरा देखा तो खुद भी सीरियस हो गया। अम्मी ने कहा कि जब आप आ जाएंगे ना तो आपसे मशवरा करके जवाब देंगे। इसे संजीदगी से कहती हुई जाने के लिए उठ गई। जियान भी इसके साथ नीचे चला गया। जियान को वापस आते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। वो सबके लिए गिफ्ट्स लाया था जो सबको बहुत पसंद आया था और इरिज के लिए डायमंड का सेट जो सभी को बहुत पसंद आया था। आज वो लोग सदफ की बात पक्की करने के लिए आए हुए थे। सभी काफ़ी थके हुए थे। इन लोगों ने शादी की तारीख पे 6 माह बाद की रखी थी। जियान अपने कमरे में आकर लेट कर अयान को भी लिटा दिया। थोड़ी देर बाद इरिज भी दोनों के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। आज इसने व्हाइट एंड पर्पल कलर का करंडी का सूट पहना हुआ था। बालों को कैल्चर में कैद कर रखा था और जियान का लाया हुआ डायमंड का सेट पहने वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। जियान ने इसके चमकते चेहरे को बाखूबी देखा था और धीरे धीरे में अपनी किस्मत पर नाज किया था। इरिश ने इसका गिलास टेबल पर रखा दिया और अयान का दूध का गिलास हाथ में थामकर शेल्फ में से अयान का नाइट सूट निकाला और झक कर इसके खिलौने उठाकर इसकी जगह पर रखे। इस दौरान वो मुसलसल जियान की नजरों के सार में रही, मगर इसने नोट नहीं किया। पापा, आज मामा कितनी प्यारी लग रही है ना? अयान ने इरिश को प्यार से देखते हुए कहा। बहुत ज्यादा। जियान ने भी इसकी बात की तायद की। मामा आज मैं पापा के पास ही सोऊंगा। अयान ने इरिश के हाथ में दूध का खाली गिलास पकड़ते हुए कहा। ओके। इरिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मामा आप भी यहीं सो जाए ना प्लीज। अयान ने इसका हाथ पकड़ते हुए लाड से कहा। नहीं बेटा, मामा को बेड पर नींद नहीं आती, आप सो जाओ। इरिश ने संजीदगी से जवाब दिया। मामा जब पापा नहीं थे तो आप बेड पर ही सोती थी। अयान ने मासूमियत से कहते हुए नाराजगी का इजहार किया, जबकि इरिज के चेहरे पर संजीदगी और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत नमदार हुई। मामा प्लीज सो जाए ना, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। अयान ने इरिज के खामोश चेहरे को देखकर एक बार फिर रिक्वेस्ट की। जयान सो जाओ ना, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। इससे पहले इरिज कुछ कहती जयान ने इसे छेड़ते हुए कहा तो वो चुपचाप बेड के किनारे पर बैठ गई, जबकि जियान और अयान दोनों लेट चुके थे। 6 महीने पर लगाकर गुजर गए। सदफ की शादी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। आज इसकी मेहंदी थी। सुबह से ही मेहमान आए हुए थे। सारे घर की जिम्मेदारी इरिज के कंधों पर थी। इरिज सब काम से फ्री होकर ऊपर अपने कमरे में तैयार होने आ गई। अयान को पहले ही तैयार कर चुकी थी। जियान भी तैयार होकर नीचे जा चुका था। जब से जियान अमेरिका से वापस आया था उसमें काफ़ी चेंज आ गया था। वो काफ़ी खुश रहने लगा था। इरिज से बिल्कुल नॉर्मल बात करता था, जिससे वो दोनों नॉर्मल लाइफ गुजार रही हूँ।
इरिश तैयार हुए मुसलसल ज़ियान के बारे में सोच रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ज़ियान को क्या हुआ। इसका बदला बदला रूप इरिश को हैरत में मुबतला कर रहा था। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि ज़ियान इसे बीवी का दर्जा दे सकता है, और ना ही वो सोचना चाहती थी, क्योंकि ज़ियान ने पहले ही दिन इसे क्लियर कर दी थी बात। इसने सिर्फ कर्नल अंकल के कहने पर शादी के लिए हाँ किया है। फिर क्यों वो मुझसे इस तरह बिहेव कर रहे हैं? क्या वो मुझसे? नहीं, कभी नहीं। वो सिर्फ हारिया से मोहब्बत करते हैं। मेरे जहन में ये बात आई कैसे? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसने एक पल के लिए जहन में उठने वाले सवालात को झटका और आईने में खुद का जायजा लेकर नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए ज़ियान की नज़र इस पर पड़ी थी। मेहंदी कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के साथ बड़ा सा दुपट्टा एक कंधे पर डाले, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, और बालों को भी आज इस पर से आज़ाद रखा गया था। लाइट मेकअप और नाजुक सी ज्वेलरी के साथ हाथ में मेहंदी की थाल उठाए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने एक नज़र भी ज़ियान पर नहीं डाली थी, जो अभी तक इसी मंजर को देख रहा था। लड़के वाले आ भी चुके थे। इरिश ने तमाम बड़ों को सलाम किया और इनसे दुआएं वसूल करती हुई सदफ के रूम में चली आई, जहाँ मेहंदी के फंक्शन के साथ साथ नाच गाना भी हो रहा था, जबकि पीछे खड़ा ज़ियान तान पीसकर इस बंद दरवाजे को देखता रह गया। इरिश, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तुम देख तो प्लीज़। ज़ियान से रहा ना गया। इरिश के पीछे आकर दरवाजे से झांकते हुए कहा, ड्रेसिंग टेबल पर ही चार्ज हो रहा है। इरिश ने वहीं बैठे बैठे जवाब दिया, या नहीं मिल रहा, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि देख तो रूम में आकर। ज़ियान के थके थके चेहरे को देखकर वो उठकर अपने कमरे में चली आई और ज़ियान भी इसके पीछे मुस्कुराते हुए आया। मैंने नहीं लगाया था चार्ज पर। आयुष ने ड्रेसिंग टेबल पर मोबाइल ना पाकर ज़ियान की तरफ देखते हुए कहा, जो दरवाज़ा लॉक करते हुए सी देखकर मुस्कुरा रहा था। आई नो डियर, तुमने नहीं रखा था, मगर अब यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से उठा लिया था। ज़ियान ने इरिश की कमर पर अपना बाजू माइल करते हुए इसके चेहरे पर आई लट्टू को कान के पीछे करते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप? इरिश की हैरानगी कुछ कम हुई तो उसने खुद को ज़ियान की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ जान। ज़ियान ने इसकी कोशिश को रद्द करते हुए इसे झटके से खुद से करीब किया तो इरिश के दोनों हाथ इसके चौड़े सीने पर जा लगे। इरिश की हैरानगी में मजीद इजाफा होने लगा। माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नमूदार हो गए। इसने कभी भी ज़ियान से इस किस्म की तवक्को नहीं की थी। वो हैरत से चतक रही थी और ज़ियान इसकी हैरत और घबराहट को मजीद इंजॉय कर रहा था। वो इसके इतने करीब था कि इसकी पुलिस आंसू को भी सुन सकता था। ज़ियान ने इसे अपने प्यार की पहली मुहर इसके होंठों पर सब्त की तो इरिश के दिल को धड़कन थम गई। वो एकटक इसे देखती रहेगी। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे डर था कि तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए मैंने नज़र का टीका लगा दिया। अब मेरी बीवी को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ज़ियान ने एक बार फिर इसे खुद से करीब किया और इरिश के कानों में सरगोशी की तो वो नज़रें झुका के और अपने धड़कते दिल पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। छोड़ दें प्लीज़। इरिश ने नज़रें चुराते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी तुमसे निकाह किया मेरी जान, लेकिन नीचे सब इंतजार करें, इसलिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट टाइम ही छोड़ूंगा। ज़ियान वो सुराते हुए एक अलविदाई नज़र इसके वजूद पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर रुककर एक नज़र ड्रेसिंग टेबल का सहारा लेकर खड़ी अरूज पर डाली। सुनो, ज़ियान की आवाज़ पर इरिश ने एक नज़र ज़ियान को देखा। इसकी आंखों की चमक देखकर फ़ौरन ही नज़रें हटाई। जल्दी से नीचे आ जाओ। ज़ियान मुस्कुराते हुए कहकर नीचे चला गया। इरिश भी खुद को रिलैक्स करके 20 मिनट बाद नीचे चली आई। मेहंदी के बाद से अब तक और इरिश ने ज़ियान से कोई बात नहीं की थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम में मसरूफ़ रखती। रात को भी ज़ियान के सो जाने के बाद कमरे में जाती और सुबह इसके उठने से पहले नीचे चली जाती। इन दिनों इरिश काफ़ी चुपचाप रहने लगी थी, जबकि ज़ियान बहुत खुश था। वो इससे अकेले में बात करने के मौके तलाश करता, मगर वो इसके सारे अरमानों पर पानी डाल देती। वो रात को काफ़ी देर तक जाकर इसके ऊपर आने का इंतज़ार करता, मगर वो ऊपर ना आती। अब आज भी वो ऊपर आई तो अयान और ज़ियान दोनों सो चुके थे। आज वो काफ़ी थकी हुई थी। कल सदफ की बारात थी। इसने सारी तैयारियां रात को ही करके रख ली थी। वो सोने के लिए लेटी तो थकन की वजह से फ़ौरन ही नींद आ गई। सुबह अज़ान की आवाज़ इसकी आँख खुल गई। दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, मगर नींद नहीं आई तो उठकर फ्रेश होने चली गई। इसे पता था कि ज़ियान 11 बजे से पहले नहीं उठेगा, इसलिए दुपट्टा सोफे पर ही छोड़ दिया था। वो बाथरूम में थी जब भी ज़ियान के मोबाइल की बेल बजी। वो वलीद का नंबर देखकर इसने फ़ोन यस किया और अयान की नींद खराब होने का सोचकर बेड से उठकर सोफे पर लेटकर बात करने लगा। हेलो, सॉरी यारा, सुबह तुझे डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं 1 घंटे बाद इंग्लैंड के लिए निकल रहा हूँ अस्पताल, तुम देख लेना। ओह कोई बात नहीं, आज तुम बारात है सदफ की, इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। मगर तुम क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी में? सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, सब खैरियत है, कुछ अर्जेंट काम है बस, इसलिए अचानक जाना पड़ रहा है। फिर बात करते हैं, अभी लेट हो रहा हूँ। ओके, मेरी लाइक कोई काम हो तो बता देना। मेरे लाइक। ज़ियान ने फ़ोन ऑफ करके रखा, तभी इरिश बालों को कल कैचर में कैद करके बाहर आई। ज़ियान को जगता हुआ देख इसके कदम रुक गए और ज़ियान जो अभी वापस सोने के मूड में था, इरिश को देख इसकी नींद उड़ गई। इरिश ने दुपट्टे की तलाश में नजरें घुमाई तो ज़ियान के पास पड़ा नजर आया। वो इसकी नज़रों से बचने के लिए शेल्फ की तरफ बढ़ी ताकि दूसरा दुपट्टा ओढ़ ले, मगर टेबल से पाँव टकराने की वजह से ज़ियान के सीने पर जा गिरी। ज़ियान ने एक लम्हा ज़ाहिर के बगैर इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अल्लाह देता है तो छेड़ चप्पड़ फाड़ कर देता है। जानी, कितने दिन से तुम मुझसे भाग रही हो ना, और देखो तो आज तुम मेरी बाहों में आ गई हो खुद ही। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इसके सर से तकिया बनाते हुए कहा, छोड़ें। इरिश ने इल्तिजाई आवाज़ में कहा, मगर ज़ियान इसके इल्तिजा को नज़रअंदाज करके इसके गीले बालों में उंगलियां चलाने लगा। प्लीज़ मुझे जाने दें, अयान उठ जाएगा। इरिश ने फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। कोई बात नहीं जान, हम इसे समझा लेंगे। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या हो गया आपको, क्या कर रही हैं? इरिश ने एक बार फिर इसे याद दिलाना चाहा कि वो सिर्फ आलिया से मोहब्बत करता है, मगर ज़ियान के जवाब में से मजीद कुछ कहने से कासिर कर दिया। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे, और इससे कहीं ज़्यादा हक करने का हक रखता हूँ मैं। ज़ियान ने कहते हुए इसकी आंखों में देखा जो बेयकीनी से ही इसे देख रही थी।
इरिज, हमारा निकाह हुआ है, चाहे सिचुएशन जो भी थी, मगर अब हम हस्बैंड और वाइफ हैं, हमारा कल गुजर चुका है इरिज, फिर कब तक हम दोनों अपने पास को जीते रहेंगे? मुझे अपने पास नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर जीना है तुम्हारे साथ। मेरा तुम पर हक है इरिज, और मैं अपना हक वसूल भी कर सकता हूँ, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी और रजामंदी चाहता हूँ। ज़ियान ने संजीदा लहजे में कहते हुए इसके चेहरे को गौर से देखा, जहाँ इसके गीले बालों की चींटी इसके गालों पर शबनम का काम कर रही थी। ज़ियान ने अपने होंठों से इसके माथे और गालों पर इससे शबनम की बूंदों को साफ किया। इरिश ने इस बार इसे रोना रोका था। इसकी बंद आंखों से आंसू के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। ज़ियान ने पहले इसकी बंद आंखों और फिर सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा और इसकी आंखों में आई नमकीन आंसू को अपने होंठों में जज़ब किया। इरिश, आंखें खोलो और देखो कि हम कितने करीब हैं, एक दूसरे की सांसों को भी सुन सकते हैं। ज़ियान ने इसके कानों में सरगोशी की थी, मगर जागती आंखों से इस हसीन पल को देखने की वो हिम्मत न कर पाई। इरिज, ये दरवाज़ा खोलो। साबरा बेगम की आवाज़ पर इरिज ने आंख खोलकर गेट की तरफ देखा और फौरन उठने की कोशिश की, मगर वो ज़ियान का मर्दाना वजूद हटा ना पाई, तो बेबसी से ज़ियान को देखने लगी। ज़ियान ने मायने के इस मुस्कुराहट के साथ इसके चेहरे को देखा, फिर साइड होकर से उठने के लिए जगह दी। इरिज तेजी से उठकर गेट की तरफ बढ़ी, मगर ज़ियान की आवाज़ पर रुककर इसे देखा जो दुपट्टा इसकी तरफ बढ़ाया हुआ था। ये तो ले लो। इरिज ने इससे दुपट्टा लेकर दोनों कांधों पर सलीके से डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बारात खैरियत से निपट गई थी, अलबत्ता बारात के दिन इरिज से बहुत से काम खराब हुए थे। इसे बार बार ज़ियान की बातें याद आती तो दिल तेजी से धड़कने लगता। सबको लगा थक्कन है, तबीयत खराब है, इसलिए साबरा बेगम ने इसके लाख मना करने के बावजूद आराम करने के लिए इसको कमरे में भेज दिया। आज वलीमा था, इसके वलीमे की शॉपिंग ज़ियान ने खुद ही अपनी पसंद की थी। वो किचन में सबके लिए चाय बना रही थी जब ज़ियान किचन में चला आया। ज़ियान ने इरिज फ्रिज में से पानी की बोतल निकालते हुए इसे पुकारा। जी। इरिज ने चाय निकालते हुए संजीदगी से जवाब दिया, आज तुम सायरा आपी के साथ पार्लर चली जाना। ज़ियान ने इसके सामने गिलास में पानी निकालते हुए कहा। क्यों? इरिज अपने इस बेतुक के सवाल पर शर्मिंदा होते हुए फ़ौरन बोली, मेरा मतलब है कि मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज तुम वहीं से तैयार हो, बहुत दिल से तैयार हो। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इसे प्यार चाय का कप उठाते हुए बताया। इसकी वजाहत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। इस एक खास वजह और भी है, और ये कि आज अपने और तुम्हारे दरमियान से इस तकल्लुफ़ की दीवार को गिराना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ एक नई और खुशियों भरी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ। इरिश, तुम खुश हो ना? ज़ियान ने इरिश की खामोशी को देखते हुए संजीदगी से इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जी। इरिश ने भी संजीदगी से जवाब दिया, मगर ज़ियान के मुस्कुराते चेहरे को देखकर समझ गई, मैं सबको चाय देकर आती हूँ, वो मैं ले जाता हूँ वरना गिरा दोगी। ज़ियान ने इसके कांपते हाथों को देखते हुए चाय की ट्रे ली। वैसे तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो अपने ही शोहर से इतना शर्माती हो। ज़ियान ने इसका कप टेबल पर रखते हुए कहा और एक अलविदाई नज़र इस पर डालकर बाहर निकल गया। वलीमा खैरियत से निपट गया था। अयान समेत तमाम बच्चा पार्टी ने खूब इंजॉय किया था। सदफ और शाज़ीन के मचलने के साथ साथ तमाम लोगों ने इरिज और ज़ियान के मचलने की भी भरपूर तारीफ की थी। साबरा बेगम ने भी दोनों की भलाई ली। वो लोग रात को 2 बजे के करीब पहुंच गए थे घर। सदफ भी दो तीन दिन रहने के घर से साथ ही आई थी। अयान बहुत थका हुआ था, इसलिए रास्ते में ही सो गया। ज़ियान ने गाड़ी पार करके इरिज की गोद से सोए हुए अयान को लिया, इसे जल्दी ऊपर आने का इशारा करते हुए अपने कमरे में चला गया, जबकि सदफ इसे अपने कमरे में ले गई। इरिज आधे घंटे बाद अपने कमरे में तो इसका ख्याल था कि ज़ियान थका हुआ होगा, सो गया होगा, लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर नींद दराज लेटे हुए ज़ियान को अपना ही मुंतज़िर पाया। ज़ियान की नज़रें खुद पर जमी देखकर इसके कदम रुके, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सी ग्रीन एंड मैरून साड़ी में जिसके बॉर्डर पर थोड़ा गोल्डन काम हुआ था, खुले हुए रेशमी बॉल कमर पर झूल रहे थे, गले में नाजुक सा सेट और इसके नीचे ज़ियान का गिफ्ट किया हुआ गोल्ड का चेन लॉकेट जिस पर ज़ियान लिखा हुआ था। कानों में बालियां, ऊपर के कानों में डायमंड टॉप्स, हाथों में भरी हुई चूड़ियां पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। ज़ियान ने सर था पैर तक इसका जायजा लिया। इरिज ज़ियान की नज़रों से बचने के लिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई और गले से सेट उतारने लगी। ज़ियान ने आहिस्ते से ज़ियान का हाथ अपने सीने से हटाया और आस्तीन फोल्ड करता हुआ दरवाज़ा बंद करके इरिज की तरफ आया और हाथ के बीच की उंगली से इसके रेशमी बालों को आगे करके आईने में इसका जायजा लेते हुए सेट उतारने लगा। इरिज ने आईने में से एक नज़र अपने बराबर में खड़े शख्स को देखा। ब्लैक पैंट एंड ऑफ वाइट शर्ट में वो किस कदर हैंडसम और खूबरू नौजवान लग रहा था। कितनी इज्जत थी इसके लिए इरिश के दिल में। इसे तो पता भी नहीं चला कि ये इज्जत प्यार में कब बदल गई। इसे सिर्फ इतना पता था कि शादी के बाद से अब तक इसने इस इंसान के बारे में नहीं सोचा था जिसकी वजह से इसे अपने प्यारे पापा से अलग होना पड़ा था। इसे तो खुद पर हैरत थी कि इसने इतने बुरे इंसान को इतनी शिद्दत से क्यों चाहा। वो इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ अयान की माँ बनकर आई थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ज़ियान को शोहर कर ज़ियान इसे बीवी का दर्जा दे पाएगा, मगर आज वो अयान की माँ के साथ साथ किसी की बीवी भी थी। वो अपनी सोचों में गुम ज़ियान को देख रही थी। जब भी शीशे में ज़ियान ने इसे देखा तो इसने जल्दी से नज़र झुका ली। ज़ियान इसके गले और कानों की झुर्री से आज़ाद कर चुका था गले को। ज़ियान ने इसे दोनों कांधों से थाम कर चेयर पर बैठाया और खुद भी पास रखी चेयर पर बैठते हुए इसके नाजुक कलाई थाम कर एक एक चूड़ियाँ उतारने लगा। तुम्हें पता है इरिज, आलिया को सजने संवरने का बहुत शौक था। ज़ियान ने इरिज की चूड़ियाँ उतारते हुए खोए खोए अंदाज में बताया। इरिज ने चौंक कर ज़ियान को देखा। इस वक्त आलिया का जिक्र पर चुप रहना ही मुनासिब समझा। मैं कभी भी आलिया को खोना नहीं चाहता था इरिज। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। हमने कितने सारे ख्वाब देखे थे। मुझे इसका बोलना, इसका हंसना मुस्कुराना, इसकी बचकाना हरकतें सब बहुत पसंद है। तुम्हें पता है इसे कभी भी मेरे हाथ पर सर रखे बिना नींद नहीं आती थी। ज़ियान अपनी धुन में मगन बोल रहा था। इसे बेखबर के सामने बैठी इरिज के दिल पर क्या गुजर रही है। इरिज ने आंखों में आई नमी को अपने अंदर उतारा और ज़ियान के हाथ से अपने हाथ छुड़ाकर बची हुई चूड़ियों को एक झटके से उतारते हुए कहा, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आज से पहले ज़ियान जब भी आलिया की बातें बताता इरिज बहुत शौक और दिल से सुनती थी, मगर आज पहली बार इसे आलिया का जिक्र नागवार गुजरा था। आज पहली बार इसने आलिया से जेलसी फील की। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए इरिज को देखा। यही तो वो चाहता था कि इरिज आलिया से जेलस फील करे, तो इसके इसे यकीन हो कि वो भी इससे मोहब्बत करती है।
जियान ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ एक बार फिर थाम लिया और आयोडेक्स निकाल कर इसके हाथ पर लगाई, जहाँ से चूड़ी चुभने की वजह से खून के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए थे। जलन हो रही है? जियान ने मायने खेज अंदाज में मजरूर से पूछा। बहुत ज़्यादा, अरेज ने फौरन जवाब दिया, मगर दूसरे ही लम्हे जियान की मुस्कुराहट देखते हुए शर्मिंदगी से गोया हुई। हाथ में? तो मैं कब कह रहा हूँ कि दिल में। जियान ने मायने खेज अंदाज में इरिज की तरफ झुकते हुए कहा। जियान ने खामोश बैठी इरिज के दोनों हाथों को अपने होंठों से लगाया। इरिज ने आंसू भरी आंखों से जियान को देखा। इरिज, जब तुम मेरी जिंदगी में दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगूंगा। मैंने आलिया के सिवा किसी और का तस्वुर भी नहीं किया था, मगर निकाह के बाद जब मेरी निगाह तुम पर जाती तो मैं हमेशा ये सोचता था कि तुम मेरी बीवी कैसे इस घर की बहू हो, अयान की माँ हो और सदफ सायरा की भाभी हो और मुझे ही से ला ताल्लुक हो। तुम मेरे तरफ देखती भी नहीं थी और मेरी हर चीज़ का इतना ख्याल रखती थी। शायद इसलिए मुझे तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है कि मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी का अमेरिका में शिद्दत से एहसास हुआ। दिल कहता है कि कहता था कि अब तुम मेरी बीवी हो तो मुझे ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए, मगर दिमाग में सिर्फ आलिया। मैं पागल सा होने लगा। फिर आलिया मेरे ख्वाब में आई। इसने सिर्फ ये कहा कि जियान, आप इरिज के साथ अच्छा नहीं कर रहे। बस फिर जब मैं वापस आया तो सिर्फ तुम और सिर्फ मेरी बीवी नजर आई। यार प्लीज़ वो पहली इरिज वापस ले आओ जब तुम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझसे शेयर करती थी। इरिज, कितनी देर से तुमसे बात नहीं की, कितने दिन से मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं लम्हात को बहुत मिस कर रहा हूँ। जियान अपनी बात खत्म करके इरिज के जवाब का इंतजार कर रहा था कि इरिज का जब टूट गया। उसने जियान के कंधे से लगकर बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत मिस करती हूँ। जब पापा की डेथ हुई तो मैं आपके कंधे पर सर रख कर रोना चाहती थी। वह आपकी बहुत सारी शिकायतें करनी थी आपसे। आप नहीं जाने ये वक्त मैंने कितनी मुश्किल से काटा है। आप नहीं जानते मैं कितना रोई हूँ। आपके साथ एक रूम शेयर करना कितना मुश्किल था मेरे लिए। मैं बिल्कुल टूट गई थी, थक गई थी, मैं मर जाना चाहती थी। मुझे सिर्फ अयान ने संभाला है। इसकी मोहब्बत से मुझ में आपका सामना करने की हिम्मत आई है। मेरे पास कोई रिश्ता भी नहीं था जियान, मैं बिल्कुल अकेली थी। इरिज, मुझे तुम्हारे हर दुख का अंदाजा था, तुम्हारी हर तकलीफ का एहसास था। तुम्हारी आंखों में आंसू को मैं देख सकता था, पर मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं थी यार, और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर अब मेरा वादा है कि तुम्हारी आंख में कोई आंसू नहीं आएगा, कभी भी नहीं। जियान ने इसके नरम रुखसार को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा और साथ ही इसके लट्टों को कान के पीछे करते हुए शौक नजरों से इसका जायजा लिया। मैं चेंज कर लेती हूँ। इरिज ने इसकी आंखों की शौकी चुप ना सकी, इसलिए फौरन खड़ी हुई, मगर जियान ने फौरन इसे अपने सार में ले लिया। मैडम, आपकी तरफ से सारी मोहब्बत भी बाकी है। जब मोहब्बत हो जाए तो जार की जरूरत नहीं होती। इरिज ने भी इसके अंदाज में एतराते हुए जवाब दिया, जिस पर जियान ने हैरत से इसकी तरफ देखा, क्योंकि इसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। इट्स मीन्स यू लव मी। मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ, इतना हैंडसम बंदा हस्बैंड के रूप में मिलेगा तो मोहब्बत तो हो ही जाएगी ना। जियान ने अपने कलर को छोड़ते हुए इस अंदाज में कहा कि सामने खड़ी अरूज इरिज बेसाख्ता मुस्कुरा दी। जियान ने अपने हाथों के प्यालों में इसका मुस्कुराता चेहरा थाम के इसके माथे पर बोसा लिया। हमेशा मुस्कुराती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। आपके साथ रहूंगी तो हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। इरिज ने अपना सर जियान के कंधे पर लगाया तो जियान ने इसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इरिज के म्यारी जिंदगी में ये पल भी आ सकता है, मगर अल्लाह पाक इस रिश्ते में खुद ही मोहब्बत डाल देता है ना। इरिज ने मुख्तसर जवाब दिया, अच्छा अब मुझे चेंज करने दे, मुझे उलझन हो रही है साड़ी में। तो कर लो, मैंने कब रोका है, तुम्हारा ही दिल नहीं कर रहा मुझे छोड़ने का। जियान ने इरिज को सताने के लिए उकताहट से कहा, जिस पर इरिज ने इससे गोरा हो जाने के लिए मुड़ी, मगर जियान ने इसे हाथ पकड़कर शीशे के सामने किया और इसकी कमर पर अपने बाजू माल करके कांधे पर अपनी ठोड़ी रखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे यार वाकई हमारा मैच जो है ना, चलने का जवाब नहीं, सब ठीक ही कह रहे थे, आपको कोई शक था क्या। इरिज ने भी मुस्कुराते हुए सवाल किया और साथ ही बड़ी नज़ाकत से खुद को छुड़ाते हुए इसके कान में सरगोशी की, मेरी मुंह दिखाई का गिफ्ट कहाँ है। इरिज, जियान ने हैरत से इसकी आंखों में देखा, क्योंकि अब तक इसने इसे कुछ भी नहीं मांगा था और इस वक्त इसके पास कुछ देने के लिए था भी नहीं। आपका ही बड़ा अरमान था ना कि आपसे कुछ मांगूं, तो अब मांग रही हूँ, ये तो मेरा हक है, आपको देना पड़ेगा। यार ये क्या बात हुई, पहले बताना चाहिए था ना, अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास और मैं कुछ लाया भी नहीं। तो कोई बात नहीं, कल ले आइएगा, अब भी वैसे भी मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इरिज ने जमाई लेते हुए कहा। इरिज के इस अंदाज पर जियान ने कुछ नहीं कहा और इसकी तरफ एक नज़र देखता रहा। इरिज भी इसको देखते हुए चेंज करने चले गए। वो चुपचाप आकर बेड पर लेट गया, क्योंकि मुंह दिखाई तो इस हक का हक था और इसके मांगने पर जियान को खुशी हुई थी, मगर इस मौके पर मांगना, अच्छा आज छोड़ा हूँ कल नहीं छोड़ूंगा। जियान ये सोचते हुए सो गया। नावल का नाम था ये मोहब्बत भी अजीब होती है, राइटर का अस कलम बिस्मा नाज।